Let us start. Okay. So, good afternoon, everybody. So, my previous lecture that is related to microwave remote sensing. So, I think सारे लोग उस दिन थे या नहीं थे? कुछ लोग हैं? सारे लोग थे? नहीं, आप तो वो पहचान लिया मैंने. कुछ लोग नहीं थे शायद आप लोगों में से. सो दिस इज़ बेसिकली आई विल रिफ्रेश, जो हमने लेक्चर अभी पिछला दिया है जिसमें आप लोग थे नहीं, तो एक ब्रीफ ग्लिम्स हम देंगे आपको. सो उससे कुछ तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन जो आज का लेक्चर है वो बाद में स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली माइक्रोवेव से पहले हम ऑप्टिकल में वर्क करते हैं, या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग. सो क्या वेवलेंथ है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग की, वो लोग जो बताएंगे जो उस दिन थे नहीं. हम क्या कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग में? बेसिकली वी आर यूजिंग वेवलेंथ टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ओके, हाँ क्या बता रहे हैं? 400 to 700 या so that is basically that range is related to the visual range, yeah, in other words you can say the optical remote sensing you can say. But in this case this is also a advanced technology in spin over to this visual remote sensing or optical remote sensing. So उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 0.4 to 0.7 micrometers. But with this technology we are using wavelength 1 centimeter to 1 meter. और अगर हम थर्मल की बात करेंगे, अभी एक लेक्चर मेरा थर्मल का है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम 3 से 14 लाइक दैट. सो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो एक ग्लिम्स दिया था कि व्हाट इज माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग. बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से सेंसर हैं, कौन से सैटेलाइट हैं ऑर्बिट में हैं, या किस तरह उसका डेवलपमेंट हुआ है. वो भी हमने क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बताया था रिमोट सेंसिंग का कि कैसे कैसे हुआ. तो हम पूरा एक सब चीज़ में तो नहीं जा पाएंगे, बट एक ग्लिम्स जो जिससे कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर पाएँ, बेसिकली उन लोगों के लिए जो उस दिन थे नहीं. So today's lecture, my presentation is introduction to SAR interferometry technology and its application. So हम इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे माइक्रोवेव के बारे में बताएंगे, बट my whole lecture related to what is SAR interferometry techniques. Basically this is a technique which are used by different scientists for the measurement of subsidence and some like earthquake, volcano, and velocity measurements like that. So in this technology we are using the microwave wavelength. So microwave wavelength is equal to 1 centimeter to 1 meter. So हमारी जो एटमॉस्फेरिक विंडो है वो हम इसमें जैसे हम उसमें विजुअल में देखते हैं कि 0.4 to 0.7, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग 1 centimeter to 1 meter. एंड ये कैसे सार इंटरफेरोमेट्री टेक्निक हम कैसे इसको करेंगे, मतलब इसमें क्या प्रिंसिपल हैं या कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम इस जो टेक्नोलॉजी है इसमें यूज़ करते हैं, और फिर हम जाते हैं. और कितनी तरह की ये सार इंटरफेरोमेट्री टेक्निक है, दैट इज 2 types, INSAR इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार, और अनदर इज DSAR. DSAR मीन्स डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री या डिफरेंशियल सिंथेटिक एपर्चर रडार, लाइक GPS एंड DGPS. दो चीज़ें हम कहें. बट DGPS क्या है, हम क्यों DGPS यूज कर रहे हैं, हमें GPS से काम क्यों नहीं चलता? कोई तो फ़र्क होगा जिसके कारण हम D पे जा रहे हैं, डिफरेंशियल पे. बताइए कोई भी. नहीं, एक्यूरेसी उससे बढ़ जाती है. सो लाइक जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सार इंटरफेरोमेट्री, देयर आर 2 types, इंटरफेरोमेट्रिक सार एंड डिफरेंशियल सिंथेटिक एपर्चर रडार. सो बेसिकली क्या है कि अगर हमें बहुत ही
माइन्यूट अगर डिफरेंस पता करने हैं या इवन किस तरह सब्सिडेंस हुआ है, तो इसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर की जो एक्यूरेसी है डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री केस में, इन जनरल तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या मतलब कितना सब्सिडेंस हुआ है इन जनरल, वो तो ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है। लेकिन अगर उसे मेजर करना हो कि कितने सेंटीमीटर का जो मतलब अर्थक्वेक आया, सारा कुछ पूरा डिस्टॉर्ट हो गया, तो कहाँ पे डिप्रेशन हुआ, कहाँ पे या कितना हो गया, तो इस तरह की मिलीमीटर सेंटीमीटर की एक्यूरेसी इस डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री से मुझे मिलती है। और व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी, this SAR interferometry technology particularly, and each and every technology, as I said earlier, having merit and demerit, yeah, advantage and disadvantage, so that we will discuss in our lecture. In particularly in this technology is very difficult, so kuch difficulties still we are facing because this is a novice, this technology is novice means नई टेक्नोलॉजी है, अभी इसमें R&D चल रही है, मतलब इवन साइंटिस्ट आर वर्किंग, क्योंकि इसमें अभी जब हम पूरा लेक्चर देंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों ये अभी नॉविस स्टेज पे है, बट स्टिल इज़ वेरी गुड टेक्नोलॉजी फॉर मेजरमेंट। और इसमें मेन चीज़ है, जो बच्चे आए नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से हम डे एंड नाइट ऑल वेदर कंडीशन, किसी भी तरह के बरसात भी हो रही होगी तब भी हम, और एन पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी, दीज आर 3 थिंग्स, इसके कारण हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। बट जो विजुअल इंटरप्रेशन टेक्नोलॉजी है, या आप कह सकते हैं कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है, उसमें हम क्या कहें, हम मुझे रात में अगर पिक्चर लेनी हो, बिकॉज वी डोंट हैव सन, सो अगर सन नहीं है तो हम पिक्चर नहीं ले सकते अर्थ की, इसलिए उसमें कोई सन की प्रेजेंस ज़रूरी है। बट इन दिस टेक्नोलॉजी वी डोंट, अगर आपके पास सन की एबिलिटी नहीं है, इवन क्लाउड है, इसके बावजूद भी हम पृथ्वी, हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या हैपनिंग हो रही है वो हम उससे पता कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मान लीजिए फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड में अब हमें मॉनिटरिंग करनी है, रात में फ्लड आया तो कैसे हम उसको ये असेस करेंगे कि कितना फ्लड आया है या कितना इनंडेशन हुआ है। बट जब तक वी हैव टू वेट फॉर 12 आवर, मतलब हम जब दिन होगा तभी तो मॉनिटर कर पाएंगे, और उसमें भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि क्लाउड होगा, और क्लाउड में तो दिखता नहीं है वो स्पेस से। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें रात दिन कैपेबिलिटी है, हम किसी समय पिक्चर ले सकते हैं या सैटेलाइट के पिक्चर ले लेते हैं। पेनिट्रेशन मतलब जो क्लाउड है उसको भी भेदने की क्षमता है, तो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, एंड इस टेक्नोलॉजीज़ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी हैव इट्स ओन एप्लीकेशंस, किस टेक्नोलॉजी में, किस डोमेन के लिए हम, किस डिसिप्लिन में हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस पर बताएंगे आपको। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंसर, एक्टिव एंड पैसिव। सो बताइए, मतलब पैसिव सेंसर क्या हैं, एक्टिव सेंसर क्या हैं? कोई भी, आप नहीं, आप थी उस दिन। राइट, मतलब हमें सन की आवश्यकता होती है इन केस ऑफ पैसिव, और अगर हम एक्टिव बट तो ये इसमें भी यूज होता है, बट इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से हम एक्टिव मोड में भी काम करते हैं। मतलब हम अपना आर्टिफिशियल जनरेट करके, हम पर्टिकुलर वेवलेंथ को जनरेट करके, हमें पता है उसकी वेवलेंथ क्या है, नोन है, और हम उसको आर्टिफिशियली जनरेट करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करते हैं या ऑब्जेक्ट की स्थिति को पता करते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो बेसिकली दीज 2 थिंग्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपने बताया, इसलिए हम सिर्फ रेफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी आई थिंक अर्लियर लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में इन चीज़ों को बताया है कि फ्रॉम आर्टिफिशियली जनरेटेड एनर्जी। तो हम इस माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियली जो जनरेटेड वेवलेंथ है उसको यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ रेफरेंस कर रहे हैं कि 0.4 to 0.7 में हम विजिबल रेंज में होते हैं, और अगर हमें माइक्रोवेव में जाना है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर की वेवलेंथ या विंडो हम यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम आपको पता है कि होल स्पेक्ट्रम जो आपके सामने है वो सारा का सारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ का। इसमें थर्मल भी है, माइक्रोवेव भी है, इन सब अदर एक्स वाई गामा। बट हर जितने भी विंडोज हैं वेवलेंथ है उनका अलग अलग यूज है। जैसे अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, तो उसका अलग यूज है, विजुअल रेंज का अलग यूज है। अब हम डिटेल में आपको बता रहे हैं कि हम जो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, वेवलेंथ प्लस फ्रीक्वेंसी। और उसमें हमने आपको कहा 1 सेंटीमीटर, एरो देखिए 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर के बीच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस टेक्नोलॉजी में, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में इस वेवलेंथ को यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। बट फर्दर वी हैव सब डिवाइडेड इन डिफरेंट बैंड्स according to the frequency as well as the length, and known as the band. Band is nothing but the different description of wavelength। मतलब हमने क्या किया और स्लाइसिंग कर दी है जिससे कि फाइन हमें रिफाइनमेंट मिले, हमें और जो माइन्यूट चीज़ें हैं उनको भी हम रिकॉग्नाइज कर सकें। सो दीज आर द डिफरेंट बैंड, पी बैंड, एल बैंड, एस बैंड। अर्लियर लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बताया था, सी बैंड। इस तरह के हमने बहुत सारे बैंड या नथिंग बट वेवलेंथ, वी आर यूजिंग डिफरेंट वेवलेंथ। और इस टेक्नोलॉजी में हर बैंड का अपना एक यूज है। जैसे उस दिन हमने बताया था और कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कि इन सब में सबसे जो पावरफुल बैंड है वो एल बैंड है। एल बैंड में जो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर हमें फ्लड इनंडेशन मैपिंग या फॉरेस्ट मैपिंग करनी है, क्योंकि फॉरेस्ट तो बहुत घना जंगल है, उसमें अब नीचे पेनिट्रेशन करना है तो कैनोपी तो आपको ऑप्टिकल से भी मिल जाएगा, बट कितने तने हैं या इस तरह की अगर स्टडी करनी है, काउंट करना है समथिंग लाइक दैट, तो आपको इस एल बैंड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वेदन क्षमता बहुत ही अधिक है। और इस तरह हर बैंड का अपना एक यूज है। इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, सन के पहले उसमें जो आपका विजुअल रेंज में है तो उसमें हम क्या करते हैं, सन की लाइट है और लाइट से हम लोगों को जो भी लाइट वहाँ पे पड़ रही है वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ स्कैटर हो जाता है एटमॉस्फेयर में, इसके बाद कुछ जाके सैटेलाइट में रिफ्लेक्ट बैंड। रिफ्लेक्शन क्या है कि वो 0 से 256 बैंड, मतलब उसमें रेंज में डिजिटल नंबर में। सो कितने परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस हुआ ये हम यूज करते हैं ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में। बट इन दिस टेक्नोलॉजी हम रिफ्लेक्टेंस कह के इसका इरेडियंस लेते हैं। मतलब कहने का इसमें है कि हम पल्स को डालते हैं क्योंकि हमने आर्टिफिशियल वेवलेंथ को जनरेट किया हुआ है, दैट इज नोन। वो साइंटिस्ट को पता है जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट में है उसमें कौन सा बैंड हम यूज कर रहे हैं वो पता है, इसका मतलब वेवलेंथ पता है, हमें फ्रिक्वेंसी पता है। तो हमने कौन सी फ्रिक्वेंसी का आर्टिफिशियली जनरेट किया है और वो हम ऑब्जेक्ट में एक तरह से पल्स के रूप में डाल रहे हैं। मतलब हमने क्या किया कि ऊपर से आर्टिफिशियल जनरेट करके वेवलेंथ को पल्स के रूप में ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हैं और ऑब्जेक्ट से जो रिवर्ट बैक हो रहा है वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमने वहाँ से सैटेलाइट से पल्स डाली, इस पर आई, एक इस पर आई, बट इसका जो जब बैक में जाएगा तो टाइम डिले होगा कि इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा वहाँ, इस ऑब्जेक्ट की जो पल्स है रिवर्ट पल्स, बैक पल्स जिसको कहते हैं, वो जब वापस जाएंगी तो इससे पहले पहुंच जाएंगी, इसमें बाद में जाएंगी। तो इसका मतलब तभी तो डिफरेंस कर पाएंगे क्योंकि टाइम डिले है, तो इसका मतलब डिस्टेंस का फ़र्क है। तो हाँ बताइए। पल्स का मीन्स रेडिएशन या फिर लाइट? पल्स मीन्स जो हमने आर्टिफिशियली वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी यूज की है रडार टेक्नोलॉजी में, सो या उसको बैंड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली वेवलेंथ है, पल्स है। यहाँ पे हम पल्स वर्ड यूज करें क्योंकि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो अगर देखिए इस तरह की वेव बनती है, ठीक है ना, तो अब ये वेव का डिफरेंस होगा तो उसमें फेज डिफरेंस होगा, टाइम डिले जिसको कहते हैं। अभी हम एक आगे हमारे, मैं जब डिटेल में जाऊंगा तो बताऊंगा कैसे डिफरेंस। तो हम उस पर्टिकुलर जो टाइम डिले है पल्स का, ये हमें एक जो पल्स डाली है वो पता है मुझे, बट जो रिवर्ट बैक हो जाएगी इसका मतलब कुछ समथिंग प्लस होगा। सो उसको वो करेगा पल्स को, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो टाइम डिले हुआ उससे वो डिस्टेंस पता कर लेगा और उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज पल्स बेसिकली। और ये बेसिकली पल्स ही, इसको हमें और नेक्स्ट उसमें जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है ना रडार क्या है,
रडार द रडार सेंसर ट्रांसमिट द माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल। हम सिग्नल ही, सिग्नल मीन्स पल्स, सो टूवर्ड्स द टारगेट एंड डिटेक्ट द बैक स्कैटर्ड पोर्शन ऑफ सिग्नल। जो बैक स्कैटर होकर जा रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों हम मेजर कर पा रहे हैं, क्योंकि और किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो पल्स डाल रहे हैं उसमें टाइम का डिफरेंस है, डिफरेंट टारगेट इन द टाइम डिले। इसके यहाँ पे और ऊपर पे जब रिफ्लेक्ट बैक जाएगा तो उसमें टाइम डिले होगा। इसी से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट इन केस ऑफ विजुअल में हम क्या करते हैं, परसेंटेज देखते हैं कि कितना बहुत हाई रिफ्लेक्टेंस है या लो रिफ्लेक्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली हम वाटर बॉडी या स्नो को डिफरेंशिएट करते हैं। पल्स अब आपकी समझ में आ रहा होगा। फिगर देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हम पल्स डाल रहे हैं, तो इसका मतलब जो जा रही है इस तरह करके नीचे को आ रही है वो पल्स हम टारगेट कर रहे हैं। बट पल्स उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक या रिटर्न बैक कहते हैं, रिफ्लेक्ट भी नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्ट तो हम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में कहेंगे, बट माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम बैक स्कैटर कहेंगे उसको। सो बैक स्कैटर जो पल्स है वो जा रही है, उसको हम सैटेलाइट सेंसर रिकॉर्ड कर रहा है। और ये एक ही सेंसर में, मतलब एक ही सैटेलाइट में हम एक एंटेना लगा के दो पल्स डाल सकते हैं। मतलब एक यहाँ से हमने सेंसर लिया, यहाँ से दोनों की पल्स, हमें पल्स या जो उसका वेवलेंथ है वो पता है, ठीक है ना। इसी तरह या हम अलग अलग सैटेलाइट ले लें, ऑब्जेक्टिंग द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब हम ऊपर से जो टारगेट कर रहे हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। बट दो तरीके हैं कि या तो हम एक ही सैटेलाइट में दो एंटीना इस तरह लगाएं कि दो जगह से हम पल्स डालें तो टाइम डिले पता चल जाएगा, या हम अलग अलग सैटेलाइट से पिक्चर लें सेम पोजीशन की, तब भी हमें उसमें टाइम डिले पता चल जाएगा। क्या हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली 3 डायमेंशनल कैसे पता करते हैं। एरियल फोटोग्राफ में शायद आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि हमें कुछ उसमें उस केस में हम मोज़ेक की बात करते हैं, बट इसमें भी मोरालेस टेक्नोलॉजी जो प्रिंसिपल है वो सेम है कि अगर हम अलग अलग जगह से पल्स डाल रहे हैं और उसका हम बैक स्कैटर मेजर कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं या किसी टेरेन पे जा रहे हैं, तो उससे हमें जो बैक स्कैटर मिलेगा उससे हमें इवन 3 डायमेंशनल, जैसे हमने उस दिन बताया था SRTM, शटल रडार टोपोग्राफिक मिशन, अमेरिका का एक मिशन था जो 11 घंटे नहीं 11 दिन 11 डे का मिशन था। उसने पूरे वर्ल्ड को कवर किया और उससे उसने जनरेट किया DEM, कंटूर जनरेट किए, कंटूर से उसने कन्वर्ट किया DEM, और पूरे जो DEM है वो पूरे अपने वर्ल्ड का अवेलेबल है, कुछ एक्सेप्ट द पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न पोलर रीजन, क्योंकि उसको वो नहीं कवर कर पाया, बट उसने ये 11 दिन में पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया। तो इस तरह के मिशन, उसमें उसने क्या यूज़ किया, रडार टेक्नोलॉजी में, तो रडार पल्सेस यूज़ किया उसमें उसने एंटेना लगाया था, शायद 16-17 मीटर का एंटेना था, उसमें एक यहाँ से डाल रहे थे पल्स, एक यहाँ से, बट लुकिंग द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उससे जो टाइम डिले आया उसी के बेस पे कंटूर जनरेट हुए। और सो बेसिकली दिस इज ए व्यूइंग जियोमेट्री इन शॉर्ट इंटरफेरोमेट्री टेक्नोलॉजी या माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, लाइक एरियल फोटोग्राफ, हम एरियल फोटोग्राफ में भी माउंट कर सकते हैं दिस माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी रडार सेंसर, और हम सैटेलाइट में भी यूज करते हैं। उस दिन हमने बताया था कि रडार रिटर्न एंड सिग्नल ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक तो क्या है कि सिस्टम प्रॉपर्टी, यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टी क्या, हमने कोई पल्स डाली इसके वो हुआ, तो पोलराइजेशन, डिप्रेशन एंगल, जो क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में इन जनरल हम सीधे नहीं देखते हैं, हम क्या करते हैं इधर साइड, या तो हम ईस्ट देख रहे होंगे, वेस्ट देख रहे होंगे, या लेफ्ट देख रहे होंगे, राइट देख रहे होंगे, इस तरह की पल्स डालते हैं। सो वो डिप्रेशन एंगल, मतलब किस एंगल से हम डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा वेवलेंथ, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ वेवलेंथ का मतलब बैंड है, हम कौन से बैंड यूज़ कर रहे हैं, जो हमने बहुत सारे बैंड अभी बताए थे आपको। और या फिर पोलराइजेशन, आई थिंक पोलराइजेशन नहीं समझ पा रहे होंगे वो लोग जो उस दिन थे नहीं, या समझते हैं पोलराइजेशन। हमने बोल रहे हैं ना कि 3 सिस्टम प्रॉपर्टी 3 है और इसके ऊपर पूरी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी डिपेंड है, या फिर टेरेन की प्रॉपर्टी, टेरेन मतलब ये सरफेस, तो उसमें है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सरफेस मटेरियल एंड सरफेस रफनेस। रफनेस तो सरफेस रफनेस तो समझ रहे होंगे, ठीक है ना, उसमें भी होता है।
but dielectric constant, each and every object is having its own dielectric constant. साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे कि अगर सॉइल का है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स है, वाटर का है फिक्स है, किसी और मटेरियल का फिक्स है, कोई राख है तो उसका फिक्स है। तो ऑलरेडी वो साइंटिस्टों ने डिफाइन कर रखा है और वो कांस्टेंट के बेस पे ही पता चल जाएगा। जैसे सॉइल मॉइस्चर के बारे में पता करना है तो सॉइल की प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है, मॉइस्चर की मतलब मॉइस्चर मीन्स वाटर का कंटेंट हो गया उसका पता है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये जो है ये सॉइल किस तरह की सॉइल है, ठीक है ना। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिपेंड करती है सिस्टम प्रॉपर्टी पे और टर्रेन प्रॉपर्टी पे। बट अब हम अगेन आ रहे हैं पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन कोई समझ रहा है? जो उस दिन था समझाए इन लोगों को, जो भी थे, कौन था कल बताओ, समझाओ, या हमें ही समझाओ, इन लोगों को समझ में आ जाएगा अपने आप। सर पोलराइजेशन मीन्स जो एक पॉइंट पे वो बार बार जो पल्स आते हैं और उनका रिफ्लेक्शन बैक होता है। नहीं, आई थिंक समझ नहीं पाए आप। वो जो आपने वेव की बात तो की, बेसिकली क्या है पोलराइजेशन, जैसे आप बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। हम लोग बचपन में, आप भी हो सकता है खेलते हो, एक रस्सी ली, रस्सी को लेकर कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है? वेव, ठीक है ना। या तालाब में आपने कंकड़ फेंका तो उसमें क्या पल्स जनरेट होती हैं, बट वो पल्स किस तरह जनरेट कर रहे हैं हम, मतलब हम, चूँकि हम ही उस सिस्टम को हमने डिफाइन किया हुआ है। तो सिर्फ एक है कि हमने ज़मीन में वो रस्सी डाल दी और ज़मीन के सहारे ऐसे किया, ठीक है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई। और अगर हम रस्सी को इस तरह डाल रहे हैं तो उसमें वेव अप एंड डाउन होंगी, इसमें क्या होंगी? हॉरिजॉन्टल होंगी। तो हाँ, दैट इज़ पोलराइजेशन। तो मतलब कहने का जो हम वेव डाल रहे हैं वो हम किस तरह डाल रहे हैं ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कि हम वर्टिकल डाल रहे हैं या हॉरिजॉन्टल डाल रहे हैं, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के कॉम्बिनेशन में डाल रहे हैं, या मतलब पूरा इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि इसमें हम हर तरह की वेव को यूज़ करते हैं। तो उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं पोलरिमेट्रिक। अगर हम बहुत सारे पोलराइजेशन यूज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालने के लिए तो हम उसको पोलरिमेट्रिक बोलते हैं। मतलब अगर हम एक कर रहे हैं तो अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल कर रहे हैं वर्टिकल हो गया, अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, और अगर हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो उसको हम कहेंगे पोलरिमेट्रिक। तो ये है पोलराइजेशन का, बहुत सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि पोलराइजेशन हम क्या कहना चाहते हैं। बाकी चीज़ें तो इसके ऊपर वो इस पूरा जो भी इन्हीं के ऊपर रडार के जो सिग्नेचर हैं वो डिपेंड करते हैं। अब हम आ रहे हैं, आई थिंक ये हमने अभी तक बताया, हमने लेक्चर तो करीब 1.5 घंटा चाहे 2 घंटा दिया था उस दिन, तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें बताई थी, जो लोग नहीं थे वो मिस कर गए। लेकिन हमने एक जनरल इस टेक्नोलॉजी का, मतलब बिफोर स्टार्टिंग द सार इंटरफेरोमेट्री टेक्निक, क्योंकि हमने यही चीज़ें, ये प्रिंसिपल है उसके पीछे, या ये लॉजिक है, या ये वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं, ये हम बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट, तो अब सार इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक क्या है? हमने आपको पहले बताया कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हैज़ एडवांटेज ओवर ऑप्टिकल एंड थर्मल रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन व्यू ऑफ इट्स ऑल वेदर डे नाइट एंड पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी। इस टेक्नोलॉजी को हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑल वेदर में ये काम करती है, डे हो या नाइट हो, और पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को हम माइक्रोवेव में यूज करते हैं या सार इंटरफेरोमेट्री में यूज करते हैं। अब सार इंटरफेरोमेट्री टेक्निक में क्या है कि 2 सार रडार इमेजेज आर एक्वायर्ड। हम क्या कर, नॉट नेसेसरी एट द सेम टाइम, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हमने दिखाया था आपको कि हमने क्या किया, एक एंटीना में 2 डाले, मतलब पल्स डाल रहे हैं, या हमने अलग अलग सैटेलाइट से लिया है सेम ऑब्जेक्ट को। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है एक ही एंटीना से, या नॉट नेसेसरली एट द सेम टाइम, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेम टाइम लें, क्योंकि पृथ्वी भी रोटेट कर रही है और सैटेलाइट भी घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर। पूरा इस तरह जा रहा है फिर लौट के आएगा, तो डिसेंडिंग आर्डर। तो अगर हमने एक पिक्चर सेम जगह की असेंडिंग आर्डर में ली है, सेम जगह की, और हम डिसेंडिंग आर्डर में भी ले रहे हैं, बट उसका मोड बदल जाएगा। मोड का मतलब जो पल्स जा रही हैं वो डिफरेंट होगी, एक बार वेस्ट होगी एक बार ईस्ट होगी, वो भी आगे समझ में आएगा। विथ एंटीना डिस्प्लेस इन ए सर्टेन डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं बेस लाइन।
आपको एरियल फोटोग्राफ में भी बताया होगा गया होगा कि बेस लाइन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। द इंटरफेरोमेट्रिक बेस लाइन अक्रॉस द लाइन ऑफ मोशन, जिस तरह सैटेलाइट जा रहा है या जिस तरह एरोप्लेन जा रहा है तो उसके मतलब हमने किस डिस्टेंस से लिया हुआ है, सो दैट इज बेस लाइन। एक है ए से, एक और बी है, बट ये जो डिस्टेंस है इन बिटवीन दीज टू एंटेनाज या सैटेलाइट, तो उसे हम कहते हैं बेस लाइन। SAR technique make use of phase measurement as well as the more conventional amplitude. Amplitude means wave of to produce a interferogram. Average corresponding amplitude and differentiating the phase. अब क्या है, अगर हम दो पिक्चर ले रहे हैं एक ही जगह की हैं तो इसका मतलब हमने जो एक जगह तो एक है बट फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेजिंग करनी पड़ेगी उस पूरा। मतलब अगर हम दूसरे शब्द में कहें कि अब मान लीजिए ये पर्टिकुलर टाइल्स पे हमने एक यहाँ से लिया एक यहाँ से लिया, तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच होगा, ठीक है ना। चाहे वो वेव हो, चाहे एम्पलीट्यूड, चाहे वो फेज हो और चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, वो जो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। तो टेक्निक है कुछ कि उससे हम पूरा मैच कराने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं इस SAR इंटरफेरोमेट्री टेक्निक में जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट बेस लाइन एस्टिमेशन। अब बार बार हम कह रहे हैं ना कि कितना बेस है, मतलब ए बी सैटेलाइट के बीच में क्या बेस लाइन है, उसका एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि नई टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है, हर चीज़ को करने के लिए सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। जैसे बेस लाइन का एस्टिमेशन करना है तो उसमें जो है एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। इमेज रजिस्ट्रेशन समझ रहे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अभी हम बता रहे टाइल्स का जो मैंने एग्जांपल दिया क्या है, ये इमेज का रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं ना। एक हमने इससे लिया बेस लिया, वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज के ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन। फेज अनरैपिंग होता क्या है कि सरफेस जो अर्थ है वो कर्वेचर के रूप में एकदम एग्जैक्टली सर्किल नहीं है, स्लाइटली ओवल शेप्ड में, या कर्वेचर है उसमें। तो रिमूव दैट कर्वेचर, जो 2 पाई के उसमें इंटीजर में हम इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रैप करते हैं, तो वो इसी का नाम है रैपिंग, अनरैपिंग। नेक्स्ट है जियो कोडिंग। इस टेक्नोलॉजी में भी क्या है, जियो कोडिंग हम ऑप्टिकल में भी करते हैं। हम जब सैटेलाइट डाटा वहाँ पे आया है हैदराबाद में, मतलब जो ग्राउंड स्टेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो डाटा होता है, तो वहाँ के साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स को मैच कराने की कोशिश करते हैं कि जो डाटा लखनऊ का है तो लखनऊ में क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसको मैच कराने की, हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जियो कोडिंग, ठीक है ना। तो उसको पूरा एग्जैक्टली लाने की कोशिश करते हैं। तो बट इस टेक्नोलॉजी में जियो कोडिंग वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं हम, प्रोसेस रिमेन से लगभग वही है, बट इसमें हम क्या करते हैं कि चूँकि हम लेफ़्ट एंड राइट देखते हैं, तो इसमें जो स्लांट रेंज है, मतलब हम एग्जैक्टली नादिर पे नहीं देख रहे हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट है वो नादिर पे नहीं देख के हम साइड में देखते हैं, ईदर साइड, लेफ़्ट एंड राइट। तो उसमें क्या है, स्लांट रेंज है, मतलब जो रेजोल्यूशन है वो हर जगह सेम नहीं होता। वो नियर जो में पास में है वो स्लाइटली थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा, फार में भी डिस्टॉर्टेड होगा, पर बीच का जो पोर्शन है उसमें मिडिल में वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाता है। बट टू मैच दिस स्लांट रेंज टू द टोपोग्राफिकल मैप, जो हमारा टोपोशीट मान लीजिए तो कोई कहीं का है, तो टोपोशीट के करस्पॉन्डिंग, चूँकि उस एक तरह से डिस्टॉर्टेड है, तो हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू इस टेक्नोलॉजी से उसको स्लांट रेंज को भी मैच कराने की कोशिश करते हैं, या उसको टोपोग्राफिकल शीट के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, या कोऑर्डिनेट्स को पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे टेक्निक को हम कहते हैं जियो कोडिंग इन दिस SAR इंटरफेरोमेट्री और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। डिफरेंशियल SAR इंटरफेरोमेट्री इन डीएम जनरेशन। डिफरेंशियल SAR इंटरफेरोमेट्री में हमने वही बताया कि अब इसमें तो आपको एक से या दो से चल गया, बट अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, कहीं पर डिप्रेशन हो गया है या कोई बहुत ही जैसे माइन में एकदम धंस गया है, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो लैंडस्लाइड जैसे है, मूवमेंट होता है, ग्लेशियल में मूवमेंट होता है, उसको मेजर करना है कि किस वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में
हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री टेक्नोलॉजी। इससे बहुत ही एक्यूरेट, जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि मिलीमीटर एक्यूरेसी इसमें मिल जाती है। और लास्टली वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन। तो जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं आपको बिना इस स्लाइड के, तो उसमें बेस लाइन क्या है? बेस लाइन इज ए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सैटेलाइट ऑर्बिट। सैटेलाइट के ऑर्बिट में होगा या एरोप्लेन में लगा है तो एरोप्लेन का होगा। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट एक्यूरेट फॉर जनरेशन, डीएम जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमेज रजिस्ट्रेशन आपको हम पहले बता चुके हैं कि 2 images यूज फॉर जनरेटिंग इंटरफेरोमेट्रिक फ्रिंज आर टू बी रजिस्टर्ड वेरी एक्यूरेटली बोथ इन इंटेंसिटी एज वेल एज द फेज। द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग ऑफ दीज 2 SAR images टेकन फ्रॉम ए सेपरेट टाइप, जो कि अलग अलग ऑर्बिट से लिए गए हैं, उनको हम रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। फेज अनरैपिंग बिकॉज ऑफ अर्थ कर्वेचर, द फेजेज आर ओनली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 2π। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हर जगह से हम हाइट अलग अलग होगी, क्योंकि कर्वेचर है, सेम हाइट पे नहीं होगा। नारेट पे तो हाइट कुछ होगी, कर्वेचर पे तो उसको हम कैलकुलेट करने के बाद में इसको करेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अनरैपिंग। जियो कोडिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्लांट रेंज कोऑर्डिनेट्स टू द कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स मीन्स मैप। आपका जो सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है उस पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जियो कोडिंग। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या होता है कि जनरली ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के जो नोट्स आते हैं इस तरह का आपसे, यहाँ पता नहीं कुछ से कुछ पेपर बनता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हम लोग जनरली अपने यहाँ तो एमटेक में या कहीं भी ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट इज जियो कोडिंग इन टर्म्स ऑफ माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। जियो कोडिंग उसमें भी होती है, तो अगर माइक्रोवेव का है या अनरैपिंग या ये पूरा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी जो छोटी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते थे। और दूसरा क्या है, अब डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री टेक्निक में क्या है, इसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं द सरफेस डिफॉर्मेशन इन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। सरफेस में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन है, चेंजेज है, तो हम उसको, उस मूवमेंट को हम मेजर कर लेते हैं। एंड इट यूजेज 2 or more इंटरफेरोग्राम ऑफ द टेकन इन डिफरेंट टाइम। जो हम बार बार कहें कि हम क्या करते हैं कि या तो हम अलग अलग टाइम पे लेते हैं या हम अलग अलग सैटेलाइट से लेते हैं। और इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक स्टडीज, लैंडस्लाइड, लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस समझ रहे हैं क्या मतलब? हम कह रहे हैं कि लैंड सब्सिडेंस क्या मतलब हुआ, हमने एक वर्ड यूज़ किया लैंड सब्सिडेंस। अर्थक्वेक आपकी समझ में आता होगा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, और लैंडस्लाइड भी समझ में आता होगा, ठीक है ना, बट हम वर्ड यूज कर रहे हैं लैंड सब्सिडेंस। व्हाट इट मीन्स जी? नहीं, सबमर्ज होना नहीं, सबमर्ज में तो सबमर्ज वर्ड जो आपका यूज नहीं, जो ब्लॉक बन जाते हैं, मतलब नीचे धंस जाए। हाँ, बस आ गए, वही मैं पूछना चाहता, मतलब जो धंस गया वर्ड आपने उसको क्या है बेसिकली, मान लीजिए कि सरफेस ही है, ये सरफेस है, अगर इसमें ये वाली टाइल्स नीचे चली जाए इसका मतलब ये सब्सिडाइज हुई है। आपने पता नहीं आप पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या गांव का कोई है रहने वाला, गांव के हैं आप? कभी कभी पता नहीं सुना होगा, एक्चुअली में क्या होता है कि पूरा गांव के खेतों में एक लाइन सी पूरा एक तरह से वो धंस जाती है। तो वो कैसे धंस जाती है, क्यों ऐसा होता है? बोलो बोलो, हम बताएंगे ना, हम हैं इसलिए। हैं? हमें लगता है पानी की वजह से। पानी क्या मतलब? पानी की वजह से क्या? पानी बरस गया इस वजह से? उस पे कोई चल दिया, हैं? पानी में कोई चल दिया तो उससे धंस जाएगा। हम यहाँ चल रहे हैं तो क्या पूरे नेशनल पीजी कॉलेज एकदम धंस गया? गाँव थोड़ी ना हैं? ये गाँव थोड़ी। नहीं, गांव से क्या मतलब? अर्थ सरफेस तो है, अर्थ सरफेस तो है ना, गांव से क्या मतलब है? अच्छा, वहाँ की वो मैं गांव का एग्जाम्पल लेना चाह रहा था, लेकिन हमें जानना चाहते हैं क्या पता है? नीचे वाली जो सॉइल होती होगी, उसकी जो प्लेट होती होगी, थोड़ी सी शायद स्लाइड हो जाए। नहीं, अच्छा हाँ, हो गई, स्लाइड हो गई, धंस गई। क्यों धंसी? हम वही तो पूछ रहे हैं, क्यों धंसी? क्योंकि इंटरनल हमारा जो है, क्या कहते हैं, इंटरनल एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर वर्ड मत यूज करो, एटमॉस्फेयर हम अर्थ के ऊपर आएंगे। साइंस में हमेशा जब टेक्निक कोई वर्ड यूज कर रहे हो, हर वर्ड का मतलब है। अब आपने एटमॉस्फेयर कह दिया, एटमॉस्फेयर नीचे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है ना, अर्थ से स्पेस के बीच में एटमॉस्फेयर होता है। जो क्रस्ट है, हाँ, तो जो
सॉइल प्रोफाइल है उसमें जो हमारी टॉप सॉइल तो धंसती है ना, तो उसमें जो सी सॉइल होती है उसका मतलब अपने जगह से इरोड हो जाता है। तो इरोड होके ऊपर ही जाएगी ना, वो नीचे क्यों जाएगी? धंसेगा क्यों? हम नहीं जानना चाहते हैं। पता नहीं, ये नहीं पता। हाँ बताइए, आप बताइए करंट्स की वजह से जी। कन्वेंशनल करंट्स की वजह से जब लेयर सबसाइड हो जाती है। चलिए मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें हैं कन्वेंशन करंट भी है, वो जब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे तो कन्वेंशन करंट आ जाएगा। बट हम अभी सिर्फ गांव में कहीं कभी सुना होगा, पेपर में आता है कि पता एक लाइन से पूरा धंस गई, पूरा ज़मीन धंस गई। वो बेसिकली है क्या कि हम ग्राउंड वाटर का इतना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है, या तो कन्फाइंड लेयर में होता है या अनकन्फाइंड लेयर में होता है। तो हमें क्या है कि अनकन्फाइंड लेयर तो सॉयल और उस क्ले लेयर के बीच में जो है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल वो हो गया अनकन्फाइंड। और जो दो लेयर के बीच में है, मतलब क्ले की दो लेयर हैं, उसके बीच में जो पानी भरा हुआ है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आपने ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया और रिचार्जिंग के थ्रू या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, आजकल हम क्यों कहते हैं कि हर जगह वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि वो जो बीच में गैप हो गया, अब गैप में आपने पानी तो भरा नहीं, नेचुरल पानी भी नहीं भरा, और हम लोग एक्सप्लॉइट ज़्यादा कर रहे हैं, किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसमें गैप हो गया। तो एक समय आएगा जब अपने को सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर का लोड, तो वो सीधे सीधे क्रैक डेवलप हो जाता है। तो ये दैट इज़ बिकॉज अगर गांव में या कहीं ऐसी जगह हो रहा है तो वो दैट इज़ नॉट बाय द कन्वेंशनल करंट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, उसके कारण ऐसा होता है। तो उसके कारण सब्सिडेंस हो जाएगा, तो हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। और ग्लेशियल में मूवमेंट होता है या नहीं होता, ये हमें समझाओ। हैं कैसे आप नहीं बताओ, दूसरे लोग बताओ, जो उस दिन शायद हमने थोड़ा समझा दिया था, वो आप लोग बताइए जो नहीं थे। क्या ग्लेशियर पढ़ाया गया होगा ना आपको, तो उसमें मूवमेंट होता है या नहीं होता है? कैसे सिद्ध करेंगे कि उसमें मूवमेंट होता है? हम तो जाते रहते हैं ग्लेशियर में, हमें तो कभी वो आगे बढ़ नज़र नहीं आया। वो लगता है कि हाँ जहाँ था पहले 1 साल पहले आए थे वहीं पे। कैसे उसको कैसे कह रहे हो कि मूवमेंट होता है? तुम रुक जाओ, बताओ। हम हैं, बताएंगे हम आपको। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो उसमें मूवमेंट होता है, ब्रॉड लेयर होती है ग्लेशियर्स की, इस वजह से हम लोगों को विजिबल नहीं होता है कि मूवमेंट हो रहा है, बट स्लाइटली मूवमेंट होता है। ठीक है, एक बहुत ही एवरेज वेलोसिटी से। और वो मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि ठीक है वो सॉलिड है, रॉक आइस है, कॉम्पैक्ट आइस है, बहुत सालों की है, मिलियंस ईयर्स की भी है कहीं कहीं अंटार्कटिका में। तो है क्या कि बिकॉज ऑफ स्लोप, ग्लेशियल वैली में जो स्लोप है उसके कारण मूवमेंट होता है उसमें। और मूवमेंट इन जनरल आपको विजिबल नहीं होता है। वो क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, और आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई है ग्लेशियल मूवमेंट को पता करने के लिए, सारे इंटरफेरोमेट्रिक है। इससे क्या जो फेज या जो फ्रिंजेस बनती हैं, अगर फ्रिंज अभी दिखाएंगे हम स्लाइड में कि अगर बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो रहा है तो उसकी फ्रिंजेस भी बहुत उस तरह बनेगी, और उससे कंटूर जनरेट कर लेंगे हम, और उसके बेस पे हम वेलोसिटी में मेजर कर लेते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसके थ्रू। बट अगर बहुत ही फास्ट मूवमेंट है तो, और अगर बहुत स्लो मूवमेंट है तब भी करते हैं। तो अब पहले हम लोग क्या करते थे कि ग्लेशियर में वो स्टेक गाड़ते थे, और जीपीएस की लोकेशंस हमको पता है। कुछ दिन के बाद गए तो पता लगा वो उस पोजीशन में है ही नहीं, वो क्या हुआ, आगे बढ़ चुका है। या आपने क्या किया, ग्लेशियर की वैली में कहीं एक रेड निशान या कोई ऐसा निशान लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने स्टेक गाड़ी 4, और यहाँ पे हमने एक निशान लगाया, पता लगा कुछ दिनों के बाद, 1 साल बाद या हम बाद में गए तो वो स्टेक जो है यहाँ आ गई। यहाँ कैसे आ गई अपने, इसका मतलब उनकी पोजीशन लैटलांग बदल गया, ठीक है ना। तो इसी से पता होता था पहले, और उसको हम मेजर करते थे, तभी बताया कि ग्लेशियर में मूवमेंट होता है। बट अगर हम ग्लेशियर इतनी हाइट में है, 8000 5000 मीटर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लेशियर स्टार्ट ही 4000 से हो रहा है। 4000 मीटर किया, गंगोत्री ग्लेशियर 4000 पे है, हम तो उसमें बहुत बार गए हैं। करीब 3950 मीटर है उसका AMSL, ठीक है ना। सतोपन इसी तरह हमने काराकोरम हिमालय में काम किया है, जहाँ 5500 मीटर की जो एवरेज हाइट है वहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट होते हैं लद्दाख एरिया में। तो और 8000 मीटर, तो इसमें पहुँचना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
हम लोगों ने मतलब पहुंच ही नहीं सकते, और अगर बॉर्डर एरिया में तो और नहीं पहुंच सकते, वहाँ डिफेंस लगी हुई है और वो जाने भी नहीं देते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। तो अब हमें तो स्टडी करनी है ना कि किस रेट से ग्लेशियर मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए अब आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई है सार इंटरफेरोमेट्री, इससे हम लैब के अंदर ही मूवमेंट को सैटेलाइट इमेज से पता कर लेते हैं कि कितनी वेलोसिटी है रही है उस ग्लेशियर की। वोल्केनो इरप्शन तो इन जनरल ऑप्टिकल में ही पता चल जाएगा, बट ये कि इसमें भी मूवमेंट होता है। जब उसका लावा निकलता है तो किस फ्लो में जा रहा है उसको मेजर कर सकते हैं। और ड्राउट तो सॉइल मॉइस्चर की जो उसके बेस पे ड्राउट को भी पता कर लेते हैं। अब बहुत सारे मतलब हमने बार बार कहा कि सार इंटरफेरोमेट्री इज ए स्पिन ऑफ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ये अदर तो ऑप्टिकल के बाद माइक्रोवेव का भी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, इसलिए माइक्रोवेव में। और इसमें जो सैटेलाइट्स हैं, जो सारे इंटरफेरोमेट्री में सैटेलाइट का जो डाटा हम यूज़ करते हैं, CSAT, SRTM जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं करने, इनवीसैट, लाइसैट, JERS जापानीज रडार सेट, DSAT और रडार इमेजिन सैटेलाइट, दैट इज़ आवर इंडिजिनस सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च किया, मतलब इसरो ने लॉन्च किया है या हमारे इंडिया ने किया है, जो कि 2 लॉन्च कर चुके हैं, RISAT 1, RISAT 2, ठीक है ना। और हमने अभी आपको बताया भी था कि हम क्या करते हैं इंसार टेक्निक। हमने बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसार, इंटरफेरोमेट्रिक सार टेक्नोलॉजी, और एक है DSAR, डिफरेंशियल सार। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इन सारी जो टेक्निक इन विच फेज ऑफ 2 सार इमेजेस ऑफ द सेम टेरेन आर मेड इंटरफेयर टू जनरेट इंटरफेरोग्राम फ्रिंज। दीज 2 इमेजेस कैन बी टेक साइमल्टेनियसली। हम एक साथ ले सकते हैं इमेज बाय द एयरक्राफ्ट आर ए सैटेलाइट विथ 2 एंटेना, जो हमने SRTM में जो हमने बताया। ये सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कॉल्ड बेस लाइन, जो हम अभी बार बार बेस लाइन की बात कर रहे हैं। बेस लाइन दिस इज नोन एज ए सिंगल पास। अगर हमने एक ही सैटेलाइट में या एक ही एरोप्लेन में या एक ही शटल में हमने क्या किया कि 2 एंटीना तो एक ही है, बट हमने 2 पल्स डाली हुई हैं, तो उसको कहेंगे सिंगल पास, लाइक SRTM। व्हेन सैटेलाइट हैव कैपेबिलिटी टू एक्वायर बोथ द सीन साइमल्टेनियसली आर 2 पिक्चर ऑफ द सेम एरिया टेकन इन डिफरेंट फेजेज ऑफ सैटेलाइट, दिस इज नोन एज रिपीट। मतलब या तो हम अलग अलग सैटेलाइट से ले रहे हैं तो उसको कहेंगे हम रिपीट, जैसे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, बट हम जो पिक्चर 2 सेम ऑब्जेक्ट की ले रहे हैं, तो इस तरह तो उसे कहते हैं रिपीट पास। और अगर इसी का बहुत ही फर्दर एडवांसमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इंसार डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री इन विच 3 और 4 सीन ऑफ सैटेलाइट डाटा ऑफ द सेम एरिया आर यूज। मतलब हम 2, 3, 4 इस तरह के सैटेलाइट से यूज करके अगर हम उसका डिफरेंस के फेज डिफरेंस पता करते हैं, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री टेक्निक। आगे हम स्लाइड में बताएंगे कैसे। इस डिफरेंशियल सार इंटरफेरोमेट्री से बार बार हम कहते हैं कि इसमें मिलीमीटर एक्यूरेसी है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। ये मोरलेस सेम चीज़ लिखी हुई है। अब हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं इंटेंसिटी और ये फेज। अगर इमेज जो आती है ना वो कुछ इस तरह होती है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। हमने उस दिन भी दिखाया था कि जो माइक्रोवेव इमेज है सॉफ्टवेयर के थ्रू तो आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो क्या चीज़ है, कैसे है, या कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के फेज का पिक्चर इस तरह आती है जिसमें ऐसा कंटूर से दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। बट इंटेंसिटी इमेज लाइक है और ब्लैक एंड वाइट पैंक्रोमेटिक इमेज, उस तरह की इमेज दिखती है। अब हम बार बार आपको जो बता रहे थे ना क्या डिफरेंस, हम वेव एक है जिसका पल्स हमें पता है, वेवलेंथ पता है, एक जो रिटर्न है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है टाइम डिले, इसी को तो हम इस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब आपकी शायद समझ में आ गया होगा कि फेज क्या है। हमने कहा आपसे कि साइमल्टेनियस बेस लाइन, मतलब एक ही एंटीना एक है, उसमें 2 तरह से डाल रहे हैं, तो दैट इज बेस लाइन। बी मीन्स बेस लाइन, ठीक है ना। वो एंटीना का जो लेंथ है दैट इज बेस लाइन, बट उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस रिक्वायर्ड डाटा इन द सेम टाइम। और रिपीट पास में क्या करते हैं कि हम 2 सैटेलाइट ले रहे हैं या हम असेंडिंग डिसेंडिंग ले रहे हैं, बट एरिया रिमेन सेम, तो इस तरह के उसको हम कहते हैं रिपीट ट्रैक।
अब हम डिफरेंशियल सारा इंटरफेरोमेट्री में क्या कर रहे हैं कि हम मतलब 2 सीन 3 सीन्स ये ले रहे हैं अलग अलग सैटेलाइट से, बट एरिया रिमेन सेम। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टारगेटेड ऑब्जेक्ट सेम है, और उसमें जो आपकी बेस लाइन है वो डिफरेंट होंगी। तो अगर ये मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैथमेटिशियन समझ पाएंगे, बट इन जनरल जो हमने समझाया, क्योंकि आई एम आल्सो नॉट ए मैथमेटिशियन, सो हम लेकिन एक जनरल टर्म में बता रहे हैं कि क्या मतलब ये डिफरेंशियल सारा इंटरफेरोमेट्री टेक्निक क्या है। तो मैथमेटिशियन तो ये पूरे इसको समझ जाएगा कि क्या हमने किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट समझने की ज़रूरत है कि डिफरेंशियल सारा इंटरफेरोमेट्री हम क्या करते हैं। हमने कहा था इसमें क्या आता है, या तो हम ईस्ट देख रहे होते हैं या वेस्ट देख रहे होते हैं, या हम असेंडिंग आर्डर में होते हैं या डिसेंडिंग आर्डर में होते हैं, एरिया रिमेन सेम है। तो या तो हम वेस्ट देखेंगे या ईस्ट देखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। इसी तरह अपोजिट साइड स्टीरियो अगर हम पता करना हो तो क्या है, डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा हो। एक बार जा रहे हैं तब हमने उसी जगह की पिक्चर ली, हम लौट के आ रहे हैं तो हमने सेम जगह की पिक्चर ली, तो स्टीरियो कवरेज आ जाएगा। स्टीरियो कवरेज आ जाएगा मीन्स डीएम जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बहुत सारे सैटेलाइट हैं। उस दिन हमने पूरी क्रोनोलॉजी बताई थी, आप लोग थे नहीं, जो लोग थे नहीं ना, पूरा कब से स्टार्ट हुआ था, फिर कौन कौन से सैटेलाइट मतलब लॉन्च किए गए, धीरे धीरे किस तरह डेवलपमेंट हुआ, और पूरी हिस्ट्री या क्रोनोलॉजी बताई थी, और कौन कौन से सैटेलाइट, तो वही वो सारे सैटेलाइट और पूरा वो दिया हुआ है। एयरबॉर्न का मतलब कि अगर हम एरोप्लेन के ऊपर अपना माइक्रोवेव सेंसर यूज करते हैं, तो कुछ कंपनियां हैं, अमेरिकन के नाम है इंटरमैप, जर्मन की कंपनी एरो सेंसिंग, और ब्राज़ीलियन आरबीसैट। इसी तरह ये तो हैं जो कि जिसमें हम माइक्रोवेव जो टेक्नोलॉजी के जो सेंसर हैं उनको यूज करते हैं इन एरोप्लेन। बट आजकल तो इतना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई कि बहुत सारे सैटेलाइट हैं आज की डेट में पूरे अर्थ में, मतलब अर्थ स्पेस में, अर्थ क्यों स्पेस में करीब 7700 मतलब 7700 सैटेलाइट ऑर्बिट में है, जो यू कैन इमेजिन। पूरी इसी वजह से मतलब सैटेलाइट जंक जो क्योंकि हर सैटेलाइट का एक लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इसी तरह सैटेलाइट की भी 4 साल 5 साल 6 साल 12 साल इंसर्ट जो जाते हैं ना उनकी 12 साल होती है। अब ये क्या है, वहाँ तो रोटेशन पे, इसके बाद वो डिफंग हो गए, फंक्शन में भी नहीं है बट ऑर्बिट में हैं, उनको ला नहीं सकते। इसलिए इसी वजह से ऐसी टेक्नोलॉजी अब यूज़ की जा रही है कि उनको हम स्पेस पे ही ख़त्म करेंगे, बिल्कुल जैसे नहीं चूरा कहते हैं, इस तरह ब्लास्ट करेंगे कि वो पूरा डस्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे करके वो स्पेस में कोई चीज़ नहीं है तो उसी तरह रहेगी। या और कुछ ऐसा भी कर रहे हैं कि उनको हम इस तरह मतलब करें कि हम ब्लास्ट करें और उसका जो मटेरियल है नीचे आए, जब नीचे आएगा तो वो घर्षण से ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे उल्का पिंड जो गिरते हैं अपनी जो ही अपने एटमॉस्फेयर उसमें आते हैं तो जल जाते हैं। अक्सर पेपर में सुना होगा, हर दिन आता है, या आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे कि एक उल्का पिंड जो है आ रहा है पृथ्वी की तरफ, पता नहीं कहाँ गिरेगा। नासा के लोग हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, बताते हैं, लेकिन कभी गिरा नहीं। हम जब छोटे थे तब एक स्काई लैब एक बेसिकली सैटेलाइट था वो, लेकिन इतना वो टेरर था, पढ़ते थे जब हम, कि वो मतलब हर जगह गिरा रहे थे उसको, जबकि सैटेलाइट गिरेगा तो एक ही जगह गिरेगा, हर जगह। पता चला कि अगर हम कानपुर या यहाँ है तो कहने नहीं वो इटावा में गिरने वाला है, कोई इतना रूमर था। बट वो सैटेलाइट था, और सैटेलाइट आज भी गिरते हैं। आपने देखा सैटेलाइट जब ऊपर जाता है तो उसके जो नहीं दो होते हैं, तो जो ही अलग होता है तो वो समुद्र में कहीं गिरता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर यहाँ है। और अभी इसीलिए टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की जा रही है कि सैटेलाइट ऊपर जाए लेके, और सैटेलाइट को तो वहाँ छोड़ दे, खुद लौट के इस पे आ जाए समुद्र में, जिससे हम उसको रीयूज कर सकें। उसको कहते हैं रीयूजेबल व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। इस तरह की भी टेक्निक की जा रही है और इसरो के लोग लगे हुए हैं। तो हम बता, ये हम उसकी बात कर रहे थे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। ये सेंसर है, मैंने उस दिन भी स्लाइड दिखाई थी, इसमें रिसर्च शायद नहीं है, तो बट SRTM इस तरह की ये सैटेलाइट या सेंसर्स हैं जो कि जिसमें कि माइक्रोवेव जो वेवलेंथ यूज की गई है, चाहे वो ERS हो, JERS जापान का है, रडार सेट कनाडा का है, इस तरह करके ये SRTM ये भी अमेरिकन। तो रिसेट आवर इंडिजिनस
अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग इंटरफेरोग्राम हम कैसे करते हैं, अभी हमने बताया ना, 2 सारे इमेजेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरोग्राम। वो जो टेक्निक हमने जो बताई कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इंटरफेरोग्राम जनरेट कर रहे हैं, जो फ्रिंजेस जनरेट कर रहे हैं उसी के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, कोरेलेशन हम समझा चुके हैं आपको पहले भी, और इसमें भी जो पिक्सल की बात कर रहे हैं, फ्लैटनिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, जो हम अनरैपिंग और उसकी बात कर रहे थे, तो उसे हम अगर हम कर्वेचर को भी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं फ्लैटनिंग। हम जैसे हम आप जो प्रोजेक्शन देखा होगा ना, वो क्या था, अर्थ तो कर्वेचर के रूप में है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट प्रोजेक्शन हो उसमें आप लोगों को बहुत सारे पढ़ाए गए होंगे कि हम उसको स्ट्रेट कर देते हैं। मैप क्या है, मैप को तो हमने स्ट्रेट ला दिया है ना, लेकिन इस तरह तो नहीं है। और आप अगर बहुत ध्यान से देखो, टोपोशीट उठा के देखना, कभी आपके पास टोपोशीट है ना, तो आप कभी देखना, आपके जो पर्टिकुलरली जो लैटिट्यूड तो आपको उतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन लैटलांग जो है मैच नहीं करते। हाँ, लॉन्गिट्यूड जो है वो थोड़ा सा डिफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर एग्जैक्टली। तो और इसके वही यूज है कि हम इसको डीएम जनरेशन में यूज करते हैं। अनरैप हम बता चुके हैं, जियो कोडिंग मैंने पहले बता दिया। अब आपकी वो इमेज आ रही है, अब हम इसमें कह रहे हैं कि ये इंटेंसिटी इमेज है, और ये जो है दो मतलब ERS-1 यूरोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एक इमेज लिया, दूसरा उसका मतलब ERS-2 का लिया। इसके और इसके बीच में जो मतलब डिफरेंस है, पहले 1 डे का था, 1 डे को हम उसको टैंडम कहते हैं, मतलब 1 डे का डिफरेंस। बट आज की डेट में सैटेलाइट 5 आवर्स के उस पे हैं कि 5 घंटे में बर्ड का कोई ना कोई सैटेलाइट आपके ऑर्बिट में होगा। पर्टिकुलरली जैसे कोई डिजास्टर हो गया है तो उसके लिए पूरे सैटेलाइट्स को अगर सर्च करें तो आपको 5 घंटे का औसत मिल जाएगा। मतलब पहले ऐसा नहीं होता, वो एक दिन के ही, मतलब ये जो 2 सैटेलाइट थे इसके बीच में एक मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग कह लें, या अलग अलग सैटेलाइट में 1 दिन का डिफरेंस था। इसके बाद फेज में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरा रॉ इमेज है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसको अनफ्लैटन किया, फ्लैटन किया हमने, तो ऐसा कुछ फ्रिंज से दिख रहे हैं। बट ये सारी टेक्निक बहुत ही, चूँकि ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, मैनुअल कुछ नहीं है। वो बहुत हर चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, और उसके बेस पे फाइनली क्या कर रहे हैं हम, आप वहाँ देखिए फर्स्ट इमेज पे आपको कुछ स्पॉट दिख रहे हैं 1 2 3 इन द बोथ द इमेज। बट जब हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो प्रोसेस करने के बाद ये इमेज आ रही है। इस इमेज में लग रहा है कि हाँ ये कुछ हिल है या 3 हिलॉक्स हैं। अब ये जो डिफरेंशियल सारे इंटरफेरोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑर्बिट 1 मतलब सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, और डीएम कहाँ से ले लिया, हम टोपोग्राफ अपने कंटूर से भी तो डीएम ले सकते हैं। तो हमने अगर डीएम हमने सिंथेटिक जो इंटरफेरोग्राम जनरेट किया, एक तो डीएम हमारे पास है, और हमने ऑर्बिट से भी रियल इंटरफेरोग्राम जनरेट किया, और उसका जो डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंशियल इंटरफेरोग्राम होगा, उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम ऑर्बिट 1 2 3 लें, तब हम डिफरेंशियल सारे इंटरफेरोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। या हम 4 सैटेलाइट एट ए टाइम लें, ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2 रियल इंटरफेरोग्राम जनरेट किया, फिर मैंने ऑर्बिट 3 और उससे रियल इंटरफेरोग्राम जनरेट किया, और डिफरेंशियल सारे इंटरफेरोमेट्री की। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम पूरा डीएम जनरेट कर सकते हैं। वो सेम इमेज है जो हम पहले बता रहे थे आपको। अब इसमें देखिए नीचे वाली जो इमेज है, ऊपर वाला तो इसमें क्या सारे डीएम जनरेटेड इन ग्रीनलैंड। बट इसमें आपको कुछ तो लग रहा होगा ना कि ग्लेशियर जैसा ये इसमें फीचर जो ग्लेशियर जैसा है, बट इसमें जो फेज का डिफरेंस है तो ऐसा लग रहा है जैसे कंटूर हैं, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इनका जो वेलोसिटी है मेजर कर रहे हैं कंटूर की, मतलब किस तरह डिफरेंस है, टाइम का जो डिले है, और पूरे जो हमने प्रोसेसिंग की सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो इवन आप पता कर लेंगे कि ये सर्जिंग है, सर्ज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इसमें ज़्यादा है या कम है, इस इंटरफेरोमेट्री टेक्निक के थ्रू। अब आप ये 3 इमेज देखिए,
पहली वाली इमेज में जो स्पेसिंग है वो ऐसा लग रहा है कम ही स्पेसिंग है, कंटूर जो है ना ये फेज है, और नेक्स्ट में लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो इसमें वेलोसिटी ज़्यादा है उसमें कम है। और वैसे भी वेलोसिटी जो है ग्लेशियर के केस में, जनरल क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ, ग्लेशियर में वेलोसिटी क्या नॉर्मल रहती है? मतलब वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी तो है, मूवमेंट तो हो रहा है, तो क्या सब जगह वेलोसिटी बराबर रहती है? डिफरेंट वेलोसिटी। कहाँ पे रहती है ज़्यादा, कहाँ रहती है कम? आपके जो नीचे जो सरफेस होगा, सरफेस में तो है, बट ग्लेशियर का कौन सा पोर्शन है जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी और कौन सा पोर्शन है जहाँ वेलोसिटी कम होगी? जो उसका पार्ट धरती के अंदर है, जी, जिसका धरती के अंदर जो पार्ट है, नदी धरती के अंदर। नहीं, नदी और ग्लेशियर और रिवर दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो नदी कहाँ से वर्ड यूज़ कर रहे हो आप? नदी बोला नहीं, नहीं, क्या बोला आपने? धरती, धरती, अर्थ। अर्थ। चलिए, अर्थ में तो ग्लेशियर है ही है, रिवर भी है, वो है। हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं ग्लेशियर का कौन सा पोर्शन है जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है और कौन सा पोर्शन है जहाँ वेलोसिटी कम होती है एक ही ग्लेशियर में। वो पोर्शंस के नाम तो बताइए। तो वो आपको बताना है ना, हम बता देंगे तो आप तो बता ही दोगे। स्लोप तो है, ये ग्लेशियर है, मान एग्जाम्पल ये पूरा वैली है आपकी और इसमें पूरा ग्लेशियर भरा हुआ है और ग्लेशियर में मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है मतलब वेलोसिटी है उसमें, तो कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी? ग्लेशियर का कितने पार्ट है, मतलब कौन से पार्ट के बारे में बात, क्या बात है, नहीं समझ आ रहा है। वही तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, ग्लेशियर पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है। अच्छा, अभी पढ़ाया नहीं गया? नहीं पढ़ा। हाँ, तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हमसे ये बताओ कि हमें ग्लेशियर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। बेसिकली क्या है, ग्लेशियर क्या स्लोप है, तो ग्लेशियर में जो आइस का कॉम्पैक्ट आइस है उसमें धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। बट जो वैली पोर्शन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ये वाला पोर्शन है ना, इसमें बिकॉज ऑफ स्लोप वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बट इन कंपेरिजन टू ईदर साइड जो आपके किनारे हैं उसमें जो वेलोसिटी स्लो होगी इन कंपेरिजन टू सेंट्रल पोर्शन। जो आप पूछ रही थी कि पोर्शन बताइए, तो सेंट्रल पोर्शन में वेलोसिटी हाई होगी, जो इधर साइड ग्लेशियर के हैं, साइड जो किनारे कहते हैं, उसमें वेलोसिटी कम होगी। और इस डिफरेंशियल वेलोसिटी के कारण ग्लेशियर में क्रेवैसेस डेवलप होते हैं, वीक जोन्स, मतलब ग्लेशियर जो बर्फ़ है, आइस है, वो ब्रेक हो जाती है। और उसे हम, अगर आपको ग्लेशियर पढ़ाया जाएगा तो उसमें लोग बताएंगे लैंड फॉर्म में कि क्रीवेसेस डेवलप होते हैं। क्रीवेसेस इज नथिंग बट द बिग जोन्स या क्रैक्स इन आइस, दैट इज वेरी डेंजरस। अगर आप मान लीजिए कि ट्यूब का मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या, ये इस टेक्नोलॉजी से उसको भी मेजर करते हैं। क्रैक तो नहीं है कहीं। जब हमारे मतलब सोल्जर्स बेचारे जो सियाचिन ग्लेशियर में लगे हुए हैं या ग्लेशियर टेरेन में काम करते हैं, तो उनको ये पहले से ऐलान किया जाता है कि नो, आपको किस रूट से जाना है। वहाँ के साइंटिस्ट, एक इंस्टीट्यूट है स्नो एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट, पूरे एवलांच की स्टडी करते हैं और पूरे इस तरह के मूवमेंट की, तो वो डिफेंस का ही है, DRDO का। तो वो लोगों का काम ही है सिर्फ मूवमेंट को बताना के लिए कि कहाँ से जाना है आपको, कहाँ से नहीं है। फॉर एग्जांपल स्नोफॉल हो गया, वो क्रैक्स तो डेवलप हो गया था ना, और स्नोफॉल ऊपर, तो ऊपर की सरफेस तो आपको दिख रही है कि हाँ, पता चला उसने पैर डाला नहीं कि वो नीचे चला गया, मतलब ख़त्म गए काम से। तो इसलिए पूरा उनको बताया जाता है कि नहीं, यहाँ वो मैप कर लेते हैं कि आपको इसी तरह, GPS आजकल तो GPS भी है, पूरा एक रूट दे दिया कि आपको इसी तरह जाना है। तो उनको सेव करते हैं, उनकी लाइफ को सेव करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू हम माइक्रोवेव से हर समय मूवमेंट उनका वो मेजर करते रहते हैं और उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, अलर्ट करते रहते हैं। या अगर उनका मूवमेंट है तो या तो रोक देंगे, जैसे एवलांच होने की कंडीशन में रोक देते हैं कि नहीं, आपको इस रीजन में नहीं जाना है, इसमें कभी भी एवलांच आ सकता है। लेकिन कभी कभी फिर भी हो जाती है, हादसे हो जाते हैं। ठीक है, नमस्कार सर, नमस्कार। सो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे, इसी वजह से अगर बहुत ध्यान से इस फिगर को देखो आप, तो इसमें आंसर छुपा है मेरा, वो चीज़ छुपी है जो हम पूछना चाह रहे थे आपसे या आपको। किनारों में देखिए
सिनेरियो में जो कंटूर हैं ऐसा लग रहा है कि वो जो भी फेज का है वो बिल्कुल चिपके चिपके से हैं वो इन बोथ साइड, पर बीच के पोर्शन में चूँकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए पूरा जो है उसका कंटूर से बन रहे हैं जो लगता है फास्ट है। किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले में वेलोसिटी कम है बट इसमें ज़्यादा है। इस टेक्निक से हम इसको मेजर कर लेते हैं। जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तब जो कॉन्टूर्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है ना? क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ यहाँ पे है वो एकदम फास्ट वहाँ पे चलेगी, और जो बहुत धीमे धीमे हो रही है तो उसमें मूवमेंट धीमे हो रहा है तो उसका जो कंटूर बनेगा वो फेज का डिफरेंस है वो कम होगा, इसके केस में ज़्यादा होगा। तो ये जो सेकंड वाला पिक्चर है हाँ। उसमें वेलोसिटी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसके कारण देखिए कंटूर भी उसके थोड़ा सा फास्ट है, और ऊपर वाले में वेलोसिटी है एक एवरेज उससे मूवमेंट है। तो ये इस टेक्निक से इस चीज़ का पता कर लेते हैं। लास्ट वाले में ये जो है एक तरह से ना जैसे डिस्टॉर्शन हो जाए कुछ चीज़, जैसे शेक कर जाए या अर्थक्वेक आ जाए या समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह की पिक्चर है। अभी और भी दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए इसको हम मेजर कर लेते हैं ना, अगर हमें उसकी मैपिंग करनी हो, नीचे देखिए मैप कर लिया उसी चीज़ को, ये कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेते हैं। और फिर वेलोसिटी को एकदम वेलोसिटी भी बता देते हैं लोग माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट हैं कि किस वेलोसिटी से ये मूवमेंट हो रहा है। एक तो ये अपने अंदाज लगा लिया, अभी उन्होंने 2 पिक्चर दिखाई हैं आपको, उसे आपको सिर्फ असेसमेंट हो रहा है कि यार इसमें ज़्यादा फास्ट है ये कम है, बट किस वेलोसिटी से है, किस मीटर पर सेकंड, किस तरह किसका ज़्यादा है किसका कम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पूरा एक डीएम है, 5 मीटर कंटूर है। टोपोशीट में क्या कंटूर होते हैं? टोपोशीट देखिए आप लोगों ने, सर्वे ऑफ इंडिया का मैप, तो उसमें कंटूरिंग होती है तो क्या होता है, मतलब उसका जो इंटरवल होता है वो कितना का होता है? आप लोगों ने कंटूर टोपोशीट देखी है नहीं देखी है? हार्ड कॉपी देखी है या कंप्यूटर में देखी है? हार्ड कॉपी में देखी है। अब आप अगर नहीं देखा है तो उसमें देखिए, उसमें कंटूर लाइन होती हैं, कंटूर लाइन होती हैं। तो जो एक कंटूर लाइन और दूसरी कंटूर लाइन के बीच में कितना मीटर का डिफरेंस होता है? अरे बहुत कम नहीं, फिक्स होता है, बहुत, ये जनरल चीज़ नहीं है। नो 1 मीटर तो अब हम आ रहे हैं थ्रू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये 5 मीटर का कंटूर है, इसके पहले नहीं होता था। सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है तो उसमें 25 में नहीं है, 20 मीटर, और इन केस ऑफ हिली टेरेन इट इज़ 40 मीटर जो कंटूर इंटरवल, जिसको हम CI बोलते हैं, कंटूर इंटरवल। और आप बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और यही सब चीज़ें बहुत इंटरव्यू में अक्सर पूछी जाती हैं, जो आपको लगता है कि बहुत ये क्या सिली से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यही सब चीज़ें आपने टोपोशीट देखी है, इसके बावजूद भी नहीं पता, आप 25 बोल रही हैं, कभी कुछ बोल रही हैं, इसका मतलब आपने वो चीज़ देखी नहीं। नहीं पढ़ने नहीं, आप उसमें आप जब टोपोशीट मिले उसमें देखिएगा आप। अगर वो प्लेन एरिया की होगी तो उसमें 20 मीटर का कंटूर होगा, और अगर वो हाई अल्टीट्यूड की होगी, मतलब हिली टेरेन होगा, तो 40 मीटर का कंटूर होगा इंटरवल। हाँ लिख लेंगे, उसमें लिखा है, मैंने हिली टेरेन है उसमें एक कंटूर जा रहा होगा 200 का, तो दूसरा उसी के ऊपर जा रहा होगा 240 का। इसका मतलब कितने का फ़र्क हुआ? 40 का। और अगर एक 10 है, 10 मीटर कंटूर, दूसरा 20, इसका मतलब 10 मीटर 30 है या 40 है, इसका मतलब एक 20 है एक 40 है, मतलब 20 मीटर का फ़र्क है। प्लेन एरिया में ये होता है इन जनरल। तो लेकिन अब हम इस टेक्नोलॉजी से, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हम जा रहे हैं, इवन हम अब 1 मीटर भी कंटूर, और अभी बहुत जल्दी जो है आधा मीटर कंटूर, मतलब 50 सेंटीमीटर। सर्वे ऑफ इंडिया में काम चल रहा है, अपने प्लेन एरिया को उन्होंने ड्रोन से सर्वे किया हुआ है, पूरा प्लेन एरिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन, समझ रहे हैं ना, दो आप जिसे कहते हैं। उन लोगों का सब जगह ड्रोन के थ्रू सर्वे करके अब जो कंटूर जनरेट कर रहे हैं, बहुत ही हाईली, मतलब बहुत ही अच्छे कंटूर, 50 सेंटीमीटर, इस तरह के कंटूर जनरेट हो रहे हैं जो, और ये किस में काम आएंगे? अब आप जनरल बताइए, हम क्यों जनरेट कर रहे हैं? हमारे पास हैं तो 40 मीटर के और 20 मीटर के। एक्यूरेसी भी कह सकते हैं, बट अगर उसका एप्लीकेशन पार्ट में किस में हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे? अगर हम कंटूर बहुत जो कंटूर जो होते हैं वो तो उसके होते हैं ना कि कितना लेवल किससे वो होता है, बड़ा छोटा लेवल वर्ड यूज़ किया, बट ये लेवल किसी दूसरी चीज़ में यूज़ करो तो आप समझ में आएगा। बेसिकली देखिए, जब फ्लड आता है
तो पहले हमारे पास अगर ट्रोपोसिट उठाएंगे आप तो वो 20 मीटर का मिलेगा। 20 मीटर तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और हिली टेरेन में तो 40 मीटर का है कंटूर। अगर हमें बहुत ही इस तरह का हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेसी कंटूर मिल जाए तो इवन हम पता कर लेंगे कि इतना एरिया ये सबमर्ज होगा थ्रू मॉडलिंग के थ्रू, और आजकल यही हो रहा है। इसी वजह से ये टेक्निक, ये हम लोग साइंटिस्ट लोग पूरा कर रहे हैं कि भविष्य में अगर हमें पता करना हो कि गोरखपुर में जो बाढ़ आई है तो ये इस रेट से तो वेलोसिटी है नदी का, और हमारा स्लोप ये है, पूरा एक तरह से नहीं इनंडेशन मैपिंग कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इतनी है और इस रेट से बढ़ रहा है तो अगर हमारे पास 50 सेंटीमीटर का वो है कंटूर, तो हम बता देंगे कि कितने गांव डूब रहे हैं, कि कितने गांव जो है डूबेंगे, इसलिए उन गांवों को अलर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है फॉर जनरल पब्लिक। अभी तक ऐसा नहीं था। वो कंटूर में क्या करते थे हम लोग, GIS के थ्रू एक्स्ट्रापोलेट करते थे, हमें कंटूर मिल गए। अब हमने एक इमेजिनरी लाइन डालनी है तो सॉफ्टवेयर को कहा कि आप 5 मीटर के इसमें कंटूर बना दीजिए, बट वो कंटूर उतने एक्यूरेट नहीं हैं, होते हैं, पर हम लोग करते थे। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी से अगर ड्रोन के थ्रू आ जाएगा 5 मीटर का, तो ये है SRTM का डाटा। इसी तरह अब टेक्नोलॉजी आ रही है ड्रोन के थ्रू 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, हो सकता है फ्यूचर में और भी आ जाए। तो इवन रिमोट सेंसिंग में हम माइक्रोवेव से कह भी रहे हैं कि हम जो है मिली सेंटीमीटर या सेंटीमीटर मिलीमीटर की एक्यूरेसी देंगे। तो अगर इसी तरह कंटूर जनरेट करके हम एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर सोसाइटल एस्पेक्ट। ये शटल रडार का इमेज है, अलग अलग इसमें उतना वो नहीं हुआ, इसमें जैसे हॉरिजॉन्टल यूज किया हुआ है, सी बैंड यूज किया है, इसमें उतना क्लियर नहीं। बट इसमें ये जो हम शटल रडार टोपोग्राफिक मिशन की बात करते हैं, वर्ड के इमेज को देखिए तो लग रहा है कि ऊपर जो रेड पोर्शन है उसको नहीं कवर कर पाया था 11 दिन के मिशन में, बिकॉज ऑफ पोल्स या वो कह सकते हैं। अदरवाइज उसमें पूरे रेजोल्यूशन उसका 30 मीटर था, और जो पूरा जो उसने पूरा जो DM जनरेट किया हुआ है, यू कैन डाउनलोड आल्सो उसमें नासा की साइट में जाके SRTM का। ये बहुत सारे और भी इमेजेज हैं, और उसके बेस पे आप जो है पूरा कंटूर तो जनरेट ही कर लेंगे, SRTM डाटा से किया गया है। और अब एक इसका जो हम एप्लीकेशन बता रहे थे, हमने कहा था ना कि अर्थक्वेक के में असेसमेंट कर लेंगे, या अर्थक्वेक आने से पहले क्या कंडीशन थी ग्राउंड की, बिल्डिंग्स की, और अर्थक्वेक आने के बाद क्या हुआ, जिसे हम प्री शॉक्स, फोर शॉक्स बोलते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक आने के पहले क्या स्टेटस था, और इसमें एक बहुत बड़ा एक लैंडरसन अर्थक्वेक आया था कैलिफोर्निया में। तो उसमें अब इमेज देखो, आप फर्स्ट इमेज में देखो तो वो पूरा एक फ्रिंजेस प्रॉपर्ली दिख रही हैं, सेकंड में जाएंगे तो कुछ हेज सा हो गया, ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट में पूरा ही डिस्टॉर्शन है, मतलब ये पोस्ट है, जब अर्थक्वेक आ गया उसके बाद एक तरह से डिवास्टेशन हो गया पूरा। तो जो फ्रिंजेस उसमें बन रहे थे वो उस पर नहीं, नेक्स्ट जो आफ्टर शॉक, बिफोर शॉक ये कंडीशन थी फेज की, और इसके बाद जब शॉक्स आ गए तो सब चीज़ इंटरमिक्स हो गई। और बेसिकली ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे क्या था, बेसिकली फॉल्ट था, उसका नाम था एंडरसन फॉल्ट। और उसमें एक मल्टी कॉम्प्लेक्स था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, जो आधी बिल्डिंग नीचे जा चुकी थी और आधी बिल्डिंग स्टैग्नेंट थी, बिल्कुल उसी तरह रुकी थी। तो इस तरह का डिफरेंस, या कह सकते हैं ना कि फॉल्ट कहीं पे मूवमेंट अगर हो रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था लैंडरसन अर्थक्वेक के रूप में। ये बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, अलग अलग सैटेलाइट में किस तरह का डाटा, किस तरह प्रोडक्ट हम इसमें माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के मिल रहे हैं, क्या उसका कवरेज है, स्वास्थ्य, अलग अलग सैटेलाइट हैं। अभी एक हम आपको लास्ट में एक स्लाइड दिखाएंगे जिसमें क्या पूरा कंपैरिजन है, जितने भी सैटेलाइट हैं और उनका अलग अलग एंगल पे वेवलेंथ क्या यूज किया है, कितने दिनों में ये कवर होगा, वो सारा दिखाया हुआ है। सो दीज आर द फ्यू सॉफ्टवेयर। हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपने विजुअल नहीं कर सकते माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को, हम क्या है कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम बेसलाइन भी एस्टिमेशन कर सकते हैं, या तो ये दीज आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। जैसे डेस्क्यू सॉफ्टवेयर में बेसलाइन का एस्टिमेशन हो जाएगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर। ये स्ट्रिप डेवलप्ड बाय एड्रिन
एड्रीन हैदराबाद में एक इसरो का ऑफिस है, उसने डेवलप किया है। ये गामा सॉफ्टवेयर स्विस साइंटिस्टों ने डेवलप किया है। फासार ग्रुप ऑस्ट्रेलियन है, और रडार सॉफ्ट, ये जो रडार कनेडियन रडार सेट है उसकी एनालिसिस के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, डेवलप्ड बाय PCI, सो दैट इज़ नोन एज रडार सॉफ्ट। अब इसमें जिस तरह आपने नॉइज नाम सुना होगा कि हर चीज़ में एक नॉइज रहता है, तो इस माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में भी नॉइज़ मतलब नॉइज क्या है, एक तरह से स्पेकल्स के रूप में होता है, जो कि बेसिकली नॉइज है। तो इसका मतलब अगर हमें एनालिसिस करनी है तो यू हैव टू रिमूव द नॉइज़। सो उसके लिए बहुत सारे हम लोग फिल्टर्स या उस तरह की चीज़ें यूज करते हैं जिससे कि क्लियर पिक्चर आए। सो कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, स्पेकल्स उसका वर्ड नाम है, स्पेकल इन टर्म्स ऑफ माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। और बेसिकली और उसको हम क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे फ़िल्टरिंग यूज करते हैं, और फिल्टरिंग यूज करने के बाद में जो भी इमेज है वो इन्हेंस हो जाती है। आपने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में अगर पढ़ाया गया होगा, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ाई गई नहीं पढ़ाई गई अभी। जो विजुअल इंटरप्रिटेशन जो भी ऑप्टिकल में है, हम क्या करते हैं डिजिटल कुछ चीज़ें हैं जो कि सैटेलाइट में इन्हेंस नहीं है। मतलब अगर रडार आपका हार्ड कॉपी है तो वो आपको उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हार्ड कॉपी है। बट थ्रू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कहीं पे फॉल्ट जा रहा है और आपको प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, हाई पास फिल्टर यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर में। तो आपको जितने भी इस तरह के लाइन लीनियरमेंट जितने भी होंगे, लीनियर फीचर, वो सारे बहुत ही बाकी चीज़ों को सप्रेस कर देगा। बट जितने भी अलाइनमेंट्स हैं उनको बहुत ही एक तरह से इन्हेंस कर देगा। तो ये थ्रू सॉफ्टवेयर होता है। तो इसी तरह इसमें भी हम फ़िल्टर यूज करते हैं। और फिल्टर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, टू रिमूव द नॉइज़। जो माइक्रोवेव जो भी इसमें जो सेंसर जो हमने डाटा एक्वायर किया, तो उसमें स्पेक्ट्रल्स के रूप में या नॉइज़ उसमें आ जाती है, जिसको हमें रिमूव करना होता है। अभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी जब हम नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे। ऑप्टिकल में वो क्या होता है, जो भी सैटेलाइट डाटा आता है एनआरसी से, वो लोग सारी चीज़ें वो हमको नहीं करना होता है, वो ऑलरेडी दे हैव रिमूव द ऑल नॉइजेज, और वो जियोमेट्रिक रेडियोमेट्रिक सारे करेक्शंस करने के बाद में आपके हमारे सामने इमेज आती है। हाँ, जो नॉइज ऑप्टिकल में होता है उसी को स्पेकल्स बोलते हैं। माइक्रोवेव में उसी का दूसरा नाम है या फिर नहीं? हाँ, नॉइज वो वही है, स्पेस में जो भी नॉइज है जो कि वो इसको इन केस ऑफ माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी वी आर कॉल्ड इट दैट इज स्पेकल। अब इसकी हम फिल्टरिंग करते हैं, इसमें हम बहुत सारे जो फिल्टर यूज करते हैं उसका नाम है फ्रॉस्ट, ली एंड गामा। बट गामा इज़ द मोस्ट पावरफुल फिल्टर, जैसे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में करते हैं। बस इसमें इस केस में क्या है कि हम जो सॉफ्टवेयर किसी में कुछ चीज़ क्लियर होती है, किसी में कुछ चीज़ क्लियर होती है, बट गामा सॉफ्टवेयर में ये इसको मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है, और इसको हम यूज़ करके कोई बहुत सारी चीज़ों को इन्हेंस कर देते हैं। अभी हमें इमेज दिखाएंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये कितना यूजफुल है। ये तो इसमें क्या डिफरेंट हमने फिल्टरिंग यूज की 5x5 की विंडो में, फ्रॉस्ट एंड ली। बट इन केस ऑफ इसमें देखिए ये फिल्टरिंग, इसमें हमने गामा फिल्टर यूज़ किया। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में जो भी डाटा आया उसमें हमने, अब दो इमेज हैं आपके सामने, अब आपको विच वन इज क्लियर, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? इमेज रिमेन सेम, मतलब एक ही जगह की इमेज है आपके सामने, बट क्या फ़र्क है? आपको कंकड़ पत्थर लग रहा है क्योंकि माइक्रोवेव की इमेज है, बेसिकली वो वेजिटेशन है, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है ना, आपने उसको कंकड़ पत्थर कहा, यही तो फ़र्क है। मतलब माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का जो इमेज होती है ना, उनको इंटरप्रेट करना इज़ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट, ठीक है ना? अब इसमें क्या है, ये इमेज है रॉ इमेज या स्पेकल नॉइज है इसमें, बट वी हैव रिमूव द बाय यूजिंग दिस फिल्टर, गामा फिल्टर हमने रिमूव किया इस नॉइज को, तो नॉइजी इमेज इज बिकम
बहुत ही हाई रेजोल्यूशन, जैसे लगता है कि पेंकोमेट्रिक मोड में कुछ डाटा इनहेंस हो गया। तो जो चीज़ हमें नहीं दिख रही थी, यहाँ हमें वो कुछ स्ट्रीम्स तो दिख रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि बैरन लैंड है, बट इट्स नॉट ए बैरन लैंड, इट्स वेजिटेटेड लैंड। जब हमने इसको लगाया तो पूरा वेजिटेशन भी क्लियर हो गया, वो वाटर तो क्लियर हो रहा है इन बोथ द सीन्स। सो यही इसका फर्क, मतलब इसमें फिल्टरिंग के थ्रू हाँ वेजिटेशन, ठीक है। So the left one is more clear. हाँ, मोर क्लियर क्यों क्लियर है? क्योंकि हमने नॉइज़ को रिमूव कर दिया है। जो उसमें नॉइज़ थी, स्पेकल्स थे, उसको हमने गामा फिल्टर, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर है, उसको यूज़ किया। और एक तरह से जैसे हम इसमें ऑप्टिकल के केस में हाई पास लो इस तरह के फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तो इसमें हमने वो गामा यूज़ किया और उससे हमने उसको बेटर इमेज कर ली। तो ये सब चीज़, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही हैं, मैनुअल कुछ नहीं कर सकते। ये लाइट्स आर, बहुत सारे और भी नासा ने ये पूरा, जैसे नहीं हमने पोलराइजेशन बताया, देखिए इसमें हमने जो बताया था ना आपको पोलराइजेशन, कि इसमें देखिए ये है पोलरोमेट्रिक। इसका मतलब हमने इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सिंगल पोलराइजेशन नहीं लिया है, हमने इसमें डिफरेंट पोलराइजेशन लिया है, तो ये पोलरोमेट्रिक है। तो स्पेसिफिकेशन, दीज आर द डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। और उससे हमें जैसे हम ये कर रहे हैं ना डबल पोलराइजेशन, इसका मतलब हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिया होगा। तो अलग अलग सैटेलाइट किस ऑब्जेक्टिव क्या था, इस लाइट सार का क्रिस्टल डिफॉर्मेशन, बाल्कनिक हजार्ड्स एंड नेचुरल हजार्ड मैपिंग, इसके लिए इस सैटेलाइट का यूज़ किया गया, लाइट सार का। इनवीसैट ये नेचुरल रिसोर्स मैपिंग के लिए था, अब 800 की हाइट में था। इसमें पोलराइजेशन जो यूज़ किया हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सो अलग अलग सैटेलाइट में अलग अलग टाइम में जो हमने मतलब पोलराइजेशन या स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं कि अलग अलग सैटेलाइट में अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हमने अलग अलग पोलराइजेशन यूज़ किए, अलग अलग बैंड्स यूज़ किए। रडार सेट तो काफ़ी हमने उस दिन भी बताया था अपने लेक्चर में। बेसिकली दिस इज़ ए कैनेडियन सैटेलाइट और पर्टिकुलरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सो इसका हमने यूज बेसिकली जो फ्लड मैपिंग या आजकल तो है क्रॉप मॉनिटरिंग में राइस के लिए भी करते हैं, क्योंकि जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट और वाटर को उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो राइस की जो यील्डिंग है उसके लिए भी करते हैं। इवन हमारे ऑफिस में भी करते हैं, जो एग्रीकल्चर डिवीजन के साइंटिस्ट हैं इस टेक्नोलॉजी का माइक्रोवेव का यूज करते हैं फॉर राइस क्रॉप एक्रेज एस्टिमेशन लाइक दैट। क्योंकि वो राइस कब होती है, धान कब हो रहा है? नहीं, धान तब हो रहा है जब रेनफॉल हो रहा है, मतलब क्लाउडी है। तो अगर आपको कुछ मैपिंग करनी है तो नॉर्मल ऑप्टिकल से तो काम चलेगा नहीं ना आपका, तो आपको यू गो फॉर माइक्रोवेव, ठीक है। जो हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, स्वाथ सैटेलाइट का ऑर्बिट है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली लाइन स्वाथ से रिलेटेड है कि जहाँ पृथ्वी भी घूम रही है, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सैटेलाइट के सीन्स या माइक्रोवेव सैटेलाइट के डाटा लेते हैं रडार सेट का। अब इसमें रडार सेट में एक और चीज़ है, हमने बताया ना कि इसमें क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग, जिसका स्वाथ भी डिफरेंट है। स्वाथ का मतलब एरिया कवरेज ऑफ द ग्राउंड। तो हमने क्या किया कि एक ही एंटेना में बहुत सारे डिस्क्रीट एंटेना लगाए हुए हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, किसी का तो स्वाथ जो है 100 मीटर है, किसी का कम है। तो अगर किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, इसका मतलब उसका रेजोल्यूशन भी फ़र्क होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे कैसे। ये देखिए, ये कवरेज है, नीचे जो पीला दिख रहा है वो स्वाथ है। तो इसमें क्या किया हमने, अलग अलग माइक्रोवेव के जो वेवलेंथ वैल्यू यूज करके अलग अलग बीम डाल रहे हैं नीचे सरफेस पे। और उसके बाद जो पिक्चर, जैसे स्कैन आर वाइड रेंज का है, जो कि आपका नॉर्मल एरिया कवर कर रहा है 500 मीटर बाई 500 किलोमीटर, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो 100 मीटर है। बट आप नीचे आइए, फाइन पे हम एरिया 50 बाई 50 का यूज़ कर रहे हैं, और उसका रेजोल्यूशन है 8। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम वो जो आपको देख रहे हैं ना डिफरेंट, जो नीचे सरफेस पे आ रहा था पिछली पिक्चर में, सीन में, तो हमने जो वेवलेंथ यूज की है अलग अलग, तो उससे जो उसका स्वाथ कवरेज डिफरेंट है और उससे रेजोल्यूशन का भी फ़र्क है। बट एंटेना रिमेन सेम। एक ही एंटेना में हमने क्या किया, डिस्क्रीट वेवलेंथ यूज करके अलग अलग पर्पज़ से। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑप्टिकल में भी जाएं
तो ऑप्टिकल में हमने क्या किया कि अगर हमें बहुत बड़ा मतलब स्नो कवर मैपिंग करनी है, हमें बहुत बड़ा एरिया देखना है, तो हम रिसोर्स साइट का 720 बाई 720 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेंगे ना। हम क्यों बहुत हाई रेजोल्यूशन में जाएंगे? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और उसी ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही हम रेजोल्यूशन का डाटा मंगाते हैं अपने पर्पज़ से कि हमें। हाँ बताइए। हाँ सर, अगर स्वाट विड्थ जो होती है अगर वो ज़्यादा बड़ी हो हमारी, अगर वो बड़ी होगी तो हमारा रेजोल्यूशन कम होगा। डेफिनेटली कम होगा। एंड हमारा जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ तो आपको पता है ना कि हमने वेवलेंथ फिक्स किया हुआ है। ये हमें पता, हमें भी नहीं पता कि इसके अनुसार में उन्होंने कौन सी वेवलेंथ कौन सा बैंड यूज़ किया है, वो लिटरेचर में मुझे जाना पड़ेगा, बट हर एक में जो लिखा हुआ है ना इसमें वेवलेंथ डिफरेंट यूज़ की गई हैं। हाँ, वो दैट इज़ नोन, वो साइंटिस्ट को पता है, वो सेटेलाइट सेटेलाइट में जिसने भी भेजा है ना उनको पता है कि इसके अनुसार में कौन सी वेवलेंथ हमने यूज़ की है। हाँ बड़ा होगा उतना रेजोल्यूशन कम होगा डेफिनेटली। जैसे है क्या कि आपका स्वाथ हम जो समझा रहे हैं 720, इसका मतलब स्वाथ बहुत बड़ा है, एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या है छोटी मोटी चीज़ें तो दिखेंगी नहीं। बट इफ़ यू गो फॉर द हाई रेजोल्यूशन लाइक 8 मीटर फाइन, तो क्या होगा कि आपको जो जैसे लखनऊ का शहर का इवन आपकी जो हाँ दिखेगा, और इवन नेशनल पीजी कॉलेज के अंदर भी 8 मीटर तो बहुत वो हो गया ना, तो 8 मीटर इवन गाड़ी तक आपको खड़ी होंगी, यू कैन काउंट। अब हाई रेजोल्यूशन में ऑप्टिकल में भी जाएंगे तो इवन रोड के ऊपर कितनी गाड़ियाँ हैं यू कैन काउंट, इतना हाई रेजोल्यूशन 1 मीटर। और आज की डेट में तो 0.28 सेंटीमीटर मतलब 28 सेंटीमीटर का कार्टोसैट 3 का डाटा है आवर इंडिजिनस सैटेलाइट, जो हम लोगों को हाई समय अवेलेबल है, बट हाई रेजोल्यूशन के कारण सबको दिया नहीं जाता है, वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को मिलेगा या उसको। तो उसमें क्या है कि अगर इतना हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा होगा तो जो भी हम अर्बन प्लानिंग इसमें कर रहे हैं, इवन टैक्सेशन आजकल टैक्स जो घरों के टैक्स है ना उसमें अब इंडिविजुअल जाएगा नहीं वहाँ पे। अब अभी क्या होता था कि नगर निगम के लोग पहुँचते थे, मकान मालिक ने या हम जैसे लोगों ने कहा कि हमारे इतने कमरे बने हैं, इतना एरिया है, अपना टैक्स बचाने के लिए कम कर लिया। बट अब नहीं कर सकते, क्योंकि जब GIS मैपिंग के थ्रू पूरा सेटेलाइट हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा के थ्रू आपका कवरेज एरिया आ रहा है, उनको पता है, वो कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना आपने स्पेस छोड़ा हुआ है और इतना एरिया आपका कवर्ड है, तो अकॉर्डिंगली वो उनका कुछ असेसमेंट है उससे इंतजार कर लेंगे। अब आपको वो नहीं पूछेंगे कितने कमरे हैं आपके अंदर, कुछ लोग जो गलत बता देते हैं। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ जो हमारी सैटेलाइट्स होंगी इसके ऊपर मतलब जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नंबर ऑफ वो लगाना पड़ेगा ताकि हमें वो हमने लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम बार बार सेटेलाइट ऊपर तो नहीं भेजे कि हमने वो 8 मीटर के लिए एक अलग सेटेलाइट भेजें और 100 मीटर के लिए एक अलग सेटेलाइट भेजें, तो उन्होंने नहीं वो किया। उन्होंने जो एंटेना यूज़ किया उसी में डिस्क्रीट अलग अलग जगह पे वो लगा दिए और उनका स्वाद बढ़ा है, मतलब वो जो फील्ड ऑफ व्यू जिसको कहते हैं ना, उन इंस्टेंटली वो बढ़ाया हुआ है और उसी के बेस पे आपका ये चीज़ डिफाइन है। ठीक है, तो एक अपने अकॉर्डिंगली ही वो कर रहा है, लेकिन डाटा सारा आ रहा है। आपको जो साइंटिस्ट है जो डाटा बैंक में है वो देखेगा कि कौन सा हमने वो उसको पता है ये वेवलेंथ हमने इस पर यूज़ किया है। जैसे बैंड जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम कहते हैं ना ब्लू ग्रीन रेड या हम पैंक्रोमेटिक, तो हमें उसका पता है, उस साइंटिस्ट को पता है कि अगर कोई हम कहते हैं कि अगर मुझे डाटा मंगाना है NRC से या फॉरेन से भी, तो अगर हम उसको कह रहे हैं कि आप मुझे स्कैन सार वाइड बीम का डाटा दीजिए, तो वो समझ जाएगा तुरंत कि अच्छा इस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं और जिसका स्वाथ ये है और इसका 100 मीटर रेजोल्यूशन है। आ गया समझ में? हाँ हाँ सर, जब ये होता होगा मतलब जैसे होता है तो 100 मीटर का अगर वो एरिया कवर कर रहा है और फिर एक जगह 8 मीटर का भी वो रेजोल्यूशन, हाँ, तो आपको अगर डाटा मंगाना है तो आपको कहना पड़ेगा कि फाइन बीम का डाटा दीजिए मुझे। आगे समझ में? डाटा तो उनके पास सब है। नहीं, मैं बोल रही तो नंबर ऑफ डेज जो वो चल रहे हैं, हाँ, मतलब जो सैटेलाइट अपना चल रही है अपने हिसाब से चल रही होगी, हाँ, तो लेकिन नंबर ऑफ डेज में कोई फर्क एक नहीं, देखिए सेटेलाइट एक ही है, एक ही अर्थ के सरफेस को स्कैन कर रहा है, बट एक बीम या एक जो वेवलेंथ है
वो जो अगर स्कैनसार जो सेंसर लगा हुआ है वो इतना एरिया कवर करेगा, उसके जिसका रेजोल्यूशन ये होगा, वो बार बार नहीं आएगा, एक ही एट ए टाइम स्कैन कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग जो बैंड लगे हुए हैं वो एट ए टाइम करते हैं। लेकिन आपने कहा अगर आपको ज़रूरत है कि हमें फाइन बीम चाहिए तो आपको वो डाटा 8 मीटर वाला देंगे, अगर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है। ये जब डाटा मंगाया जाता है तो हम साइंटिस्ट लोग बताते हैं उनको कि आप मुझे ये वाला फाइन बीम दीजिए, तो फाइन बीम वो तुरंत समझ जाएंगे, इसका मतलब ये 8 मीटर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं और जिसका एरिया कवरेज ये है, तो वो अपने आप समझ जाएगा। जैसे हम लोग अभी जो अपने इंडियन सैटेलाइट से मंगाते हैं ना, तो हमने अगर कहा कि हमें कार्टोसैट 3 का पैंकोमेट्रिक मोड चाहिए, तो इसका मतलब हम 0.28 की बात कर रहे हैं, 3 अगर है, और अगर हम MSS की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम 5.8 या उससे हाई रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये डिफ़ाइन करते हैं जब हम डाटा मंगाते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो जिस ऑब्जेक्टिव के बेस पे मतलब रिसर्च किस में कर रहे हैं, तो उसके बेस पे ही हमने पहले लेक्चर में बताया था कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए, एरिया क्या है, रेजोल्यूशन वो सब अकॉर्डिंगली होता है। तो इसमें करना है, ये जो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही एंटेना है जिसमें एट ए टाइम काम हो रहा है। मतलब वो जो पिक्चर ले रहे हैं ना सरफेस पे, लेकिन वो जो फर्स्ट है स्कैनसार वाइड, वो क्या कर रहा है कि उसी समय इतना स्वाद को कवर करेगा और 100 मीटर रेजोल्यूशन का डाटा जनरेट कर लेगा, और ये नीचे जो फाइन है वो फाइन वाला अपना काम करेगा। रिविजिट की बात करते हैं। हाँ, तो रिविजिट तो होगा, हाँ टाइम ड्यूरेशन होता है। हाँ, तो अर्थ घूम रही है। अब आप आज तो लखनऊ ले लिया, लेकिन नेक्स्ट डे तो लखनऊ नहीं आएगा ना, फिर तो दूसरा आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज वर्ल्ड कवर कैसे होगा भाई, हैं? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर हम एक ही जगह रहेंगे, एक जगह कौन सा सैटेलाइट रहता है आप बताओ? जियो स्टैटिक, तो जियो स्टेशनरी बोलते हैं उसको, जियो स्टेशनरी, जो कि 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब यहाँ से 36,000 किलोमीटर की हाइट पे इंसर्ट वगैरह ये सब उस पर रहते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, अर्थ अगर हमें अर्थ को कवर करना है तो यू हैव टू हैव 3 सैटेलाइट एटलीस्ट, 1/3, तभी आपको जो है पूरा वर्ल्ड कवर होगा। अगर आपने एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो वो क्या करेगा, और आजकल कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जो हर समय एक ही पोर्शन, वो क्या करता है, पृथ्वी जहाँ जहाँ है वो उसी अकॉर्डिंगली घूमता है, मतलब अर्थ के साथ ही घूमता है, वो उस रोटेशन में नहीं है, ठीक है ना। ये अलग अलग सी बैंड, अब ये सेम चीज़ वो हमने उसको चार्ट के रूप में दिखाया है। ये फाइन बहुत सारे उसमें हमने इंसिडेंट एंगल तक है कि वो लेकिन हमें इन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो यूज़र है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो पता है कि फाइन है तो उसका जो है एंगल ये रहा होगा, मतलब वो सैटेलाइट उनको पता है। अपना जो इसरो का है सी बैंड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसरो का जो रिसर्च है उसमें सी बैंड मतलब यूज कर रहे हैं एंटेना, और ये पूरा डाटा जो है सी बैंड में ही एक्वायर कर रहा है। और इसमें भी वेरियस बीम्स हैं, अभी जो हम बीम की बात कर रहे थे, ये अपना जो अवर इंडिजिनस सैटेलाइट है उसमें भी डिफरेंट तरह के, इसी वजह से नीचे देखिए हमने लिखा हुआ है स्वाथ ऑफ 200 to 600 किलोमीटर एंड रेजोल्यूशन वेरिंग फ्रॉम 3 to 50। तो जैसे उसमें बता रहे थे कि वो 8 मीटर to 100 मीटर रेजोल्यूशन का डाटा आ रहा है, बट अवर जो इंडिजिनस सैटेलाइट में जो डाटा आ रहा है वो 3 मीटर का भी है और 50 मीटर का है। व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आप कौन सा डाटा यूज़ करना चाह रहे हैं अपने स्टडी के लिए, सो वो इम्पॉर्टेंट है। और जिसका अल्टीट्यूड है 536, अपनी यहाँ से जो जिस साइड पे वो ऑर्बिट पे है वो 5 और इसमें एक बहुत ही वो है कि इसमें कैपेबिलिटी है कि लुक लेफ्ट एंड एज वेल एज राइट, मतलब अगर वो डिफाइन कर सकता है कि हमें लेफ्ट देखना है राइट देखना है, क्योंकि अब मान लीजिए कि बाढ़ आई हुई है और हमें डाटा चाहिए कहीं का, तो हमें पोजीशन को देख के, है तो लखनऊ के ऊपर, लेकिन हम गोरखपुर को या जहाँ भी बाढ़ आई है, राप्ती घाघरा जहाँ भी, तो हम उसको लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की कैपेबिलिटी सैटेलाइट में, अवर इंडिजिनस सैटेलाइट में सेम चीज़। ये देखिए पूरा बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, ऊपर देखिए सैटेलाइट के नाम लिखे हुए हैं और हर एक का स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट क्या है, फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की है, वेवलेंथ कौन सी यूज की है, रेजोल्यूशन क्या है, स्वाथ क्या है,
जो हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, लूक एंगल। या अब पूछोगे लूक एंगल क्या है? इट्स इंसिडेंट, जो हमने बताया ना कि हम क्या अगर लेफ्ट और राइट देख रहे हैं तो हम वो लुक एंगल भी डिफाइन करते हैं कि हम किस एंगल से देखेंगे लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि हम नादिर पे नहीं देख रहे हैं। एरियल फोटोग्राफ में हम नादिर पे देखते हैं, ठीक है ना। तो वो है यहाँ पे पोलराइजेशन, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, आप शायद समझ में भी आ गया होगा कि पोलराइजेशन मीन्स यहाँ पे लुक्स किसी में लिखा है किसी में नहीं लिखा है। यहाँ पे 4 6 किसी में 3, जैसे हम लोग कैमरे में जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो ये है मतलब लुक्स कि हम कितनी बार एक ही चीज़ को देखना चाह रहे हैं। इस तरह की कैपेबिलिटी भी है सैटेलाइट, इसका मतलब उसमें उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं होगी। अब ये स्टीरियो, अब एरियल फोटोग्राफ देखा है आप लोगों ने? दिखाया गया नहीं। एरियल फोटोग्राफ में क्या है, अगर हमें 3 डायमेंशनल देखना है मिरर स्टीरियोस्कोप के थ्रू, तो हमें 60% स्वाथ होना चाहिए, मतलब वो कवरेज होना चाहिए। 60 और 20 का फ़र्क होता है, साइड लैब ओवरलैप। अभी इसमें ये इमेज इस तरह स्टीरियो पेयर है, बट ये माइक्रोवेव का है। इसमें देखिए ये हिलक्स दिख रही है, बट अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ पोर्शन इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। बट अगर इस इमेज को हम मिरर स्टीरियोस्कोप को नीचे रखेंगे तो आपको एकदम 3 डायमेंशनल व्यू आएगा, लाइक एरियल फोटोग्राफ। तो आपको 3D बिल्कुल ऐसा फील होगा कि हम हिल है, ये हिल है, ये पूरा प्लेन एरिया है। हो सकता है आपके यहाँ पता नहीं मिरर स्टीरियोस्कोप है या नहीं है, आई डोंट नो। वो तो मैं उनको एक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, जिसके में क्या करेंगे हम, वो इंस्ट्रूमेंट इस तरह होता है कि नीचे दोनों इमेज रखेंगे और इमेज रखने के बाद जो ही हम उसको, जैसे बाइनोकुलर होता है ना, उस तरह को उसमें देखेंगे, थोड़ी देर कंसंट्रेट करेंगे तो एकदम 3 डायमेंशनल व्यू आ जाएगा। मिरर स्टीरियोस्कोप 3 डायमेंशनल व्यू आता है, लेकिन आज के डेट में सब चीज़ ऑब्सोलीट है। टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो गया है कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जनरेट कर लेते हैं। लेकिन एरियल फोटोग्राफ में हो सकता है आपको बताया जाए। ये देखिए इमेज वही। अब डाटा रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ डीएम अगर आपको जनरेट करना हो, डीएम को जनरेट करना हो तो आपको क्या है, या तो ग्राउंड सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है, या टोपोग्राफिक मैप हाइट कंटूर चाहिए डीएम जनरेट करने के लिए, स्टीरियोस्कोप आप एरियल फोटोग्राफ चाहिए, और या सारे इंटरफेरोमेट्री के थ्रू भी आप डीएम जनरेट कर सकते हैं। अभी हमने बहुत सारे आपको दिखाए। और सैटेलाइट स्टीरियोस्कोप या सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं, और उससे हम पूरा क्या चीज़ ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, डीटीएम और डीईएम 2 वर्ड हैं, क्या फ़र्क है? डीएम तो आप समझ रहे होंगे ना? डायरेक्ट मैसेज नहीं, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डीईएम, जो आपको 3 डायमेंशनल मिल रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट नहीं, डिजिटल टेरेन एलिवेशन मॉडल, डीईएम। और अब हाँ, और वो हो जाएगा टेरेन। अब अगर हम इसमें कहें फ़र्क क्या है दोनों में? लाउड जो ग्राउंड एरिया से लेंगे, टेरेन वाला बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों में ही। हाइट का ही हम मेजर वो कर रहे हैं ना। बेसिकली क्या है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, उसमें हम मतलब कंटूर के बेस पे ही जनरेट कर रहे हैं ना, तो वो, और डीटीएम डिजिटल टेरेन मॉडल, फ़र्क क्या है कि अगर हमने डिजिटल एलिवेशन मॉडल के ऊपर, या जो डीएम आपके पास है उस पर हमने अगर एनोटेशन कर दिया है, एनोटेशन का मतलब है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये नेशनल पीजी कॉलेज इस जगह है, लोकेशन दे दी है, तब उसे कहेंगे डिजिटल टेरेन मॉडल। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। और अगर वो सिर्फ उसमें कंटूर है, हाइट है, और वो आपको 3 डायमेंशनल कुछ दिख रहा है, दैट मीन्स डिजिटल एलिवेशन मॉडल। यही फ़र्क है। जो टेरेन वाला है उसमें क्या है? भाई कंटूर की मतलब हाइट को हमने डिफरेंशिएट किया, तो हमें एक मॉडल, मतलब एक तरह से 3D व्यू आ रहा है। कम शब्दों में कहें तो वो है डीएम। लेकिन अगर हमने उस डीएम के ऊपर अपने को मतलब आपने नोटेट कर दिया कि पीजी कॉलेज यहाँ है, यहाँ पे एसबीआई का वो ऑफिस है, यहाँ पे मतलब हमारा रिमोट सेंसिंग ऑफिस, या यहाँ पे गोमती रिवर है, लाइक इस तरह का नोटेशन कर दिया है, तो उसी डिजिटल मॉडल को हम डीटीएम कहेंगे,
राइट। आगे सुन, हाँ ये देखो हमने जो आपको बता रहे थे वो सामने है आपके। अगर डिजिटल एलिवेशन मॉडल शोइंग द हाइट विदाउट लोकेशन, लोकेशन है नहीं, अब ये कहाँ का है क्या है कैसे पता चलेगा हमको, कहीं का तो है होगा, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर एनोटेट कर दिया नहीं ये लखनऊ का है, लखनऊ गोमती रिवर है, या ये यहाँ पे ये गोमती रिवर जा रही है, ये रोड जा रहा है, ये पीजी कॉलेज है, ये SBI का ऑफिस है, लाइक दैट, तो उसको हम कहेंगे डीएम, DTM। अब ये जो सैटेलाइट डाटा है ना, अभी आपको उन्होंने बहुत बताया ना कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के में, जियो कोडेड प्रोडक्ट के रूप में, ये अलग अलग तरह के डाटा माइक्रोवेव में भी मिलते हैं, जैसे कि उसमें था ऑप्टिकल के केस में, ठीक है। किस रूप में मिलते हैं, पहले हम लोगों को सारा CCT के रूप में मिलता था डाटा, और ऑप्टिकल में भी मिलता था पहले। CCT का मतलब है, आप लोग पिक्चर देखते हैं, बैक में जाइए तो एक पूरा वो चलते रहता है टेप, और फिर पर्दे पे वो आता है, ठीक है ना, तो वो CCT इसी हाँ प्रोजेक्टर के थ्रू आता है, बट उस प्रोजेक्टर में क्या लगाते हैं, एक टेप लगाते हैं, तब हम मूवी देखते हैं। तो हाँ नहीं तो है क्या कि पहले इस तरह के CCT के रूप में डाटा आता था, इवन जो हमारा ऑप्टिकल डाटा है वो भी आता था, मतलब एक अब तो हम लोग भी सब ऑब्सलीट हो गए हैं, इसके रूप में आता था। एक ये कार्टेज के रूप में एक एक्स्ट्रा एक छोटी सी डैट होती थी, उसके में डाटा आता था। और आजकल जो भी डाटा आ रहा है वो या तो FTP के थ्रू सीधे आ जाता है, या CD के रूप में डाटा जो है, चाहे माइक्रोवेव हो या ऑप्टिकल हो। ये सारे हमने एप्लीकेशंस उस दिन बताए थे, आप लोग कुछ लोग थे नहीं, जो लोग थे वो समझ रहे होंगे, तो वही सारे एप्लीकेशंस, भाई हम टेक्नोलॉजी तो वही यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी सारे वही ग्लेशियोलॉजी में, लैंडस्लाइड में, अर्थक्वेक ऑब्जर्वेशन में, लैंड सब्सिडेंस, अभी बहुत देर डिस्कस किया हमने लैंड सब्सिडेंस, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वाल्केनो एग्रीकल्चर में हमने कहा ना, राइस फील्ड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है ना, क्योंकि ये माइक्रोवेव डाटा, क्यों माइक्रोवेव डाटा यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्लाउड होता है, क्लाउड है तो हमें अपना जो धान की फसल है वो दिखेगी नहीं राइस की, इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और इन जनरल ये भी माइक्रोवेव डाटा से हम पूरा DM पूरा जनरेट करना, लाइक SRTM। वाटर रिसोर्स में मेन है फ्लड इनंडेशन मैपिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे और भी इसके एप्लीकेशंस हैं। मिलिट्री एप्लीकेशंस में हमने उस दिन बताया था कि हम इस डाटा से अपना जो मतलब हमारे इनमी हैं, चाहे ये कह सकते हैं कि LOC के उस तरफ क्या हो रहा है, विदाउट गोइंग, मतलब क्रॉस नहीं करेंगे, बट फिर भी हम पता कर लेंगे क्रॉस कंट्री विजिबिलिटी। तो हमारा सैटेलाइट के थ्रू या हम अपना जो एरोप्लेन के थ्रू वहाँ पे हम गए चूँकि साइड लुकिंग है, तो हमने क्या अपने एंगल से फिट किया और देखा कि वहाँ कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, ट्रूप्स का मूवमेंट, या इवन हैवी व्हीकल जो आपके टैंक, इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कुछ तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो डिफेंस पर्पज़ के लिए माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं। दूसरा, हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का जो ट्रूप्स का मूवमेंट है उसको पहले से एडवांस में बताने के लिए कि आप उस तरफ से मत जाइएगा, ये एवलांच हो सकता है, एवलांच की संभावना है, या आप जहाँ से जा रहे हैं वहाँ क्रेवेसेस है, वीक जोन है, सियाचिन ग्लेशियर है कहीं भी, तो उसमें ट्रूप्स का नुकसान हो सकता है। इसलिए इस तरह की इस टेक्नोलॉजी से हम इस चीज़ को भी करते हैं। मिसाइल गाइडेंस का तो यह है कि एक उस कंट्री ने मिसाइल दिया, हमने भी उससे जो है अपने उस मिसाइल को ट्रैक किया और वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह की इसमें भी करते हैं। एयरक्राफ्ट की जो जब भी कोई भी एरोप्लेन कहीं से भी आ रहा है तो मतलब आपके मतलब लखनऊ के आसपास कितने फ़्लाइट हैं वो एयर कंट्रोल को पता चल जाता है, क्योंकि वो डॉपलर से वो जो फ्रीक्वेंसी डालते रहते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि अच्छा इतनी डिस्टेंस पे ये अभी है, और वो उससे बात भी करते हैं पायलट से, तो उसी की बेस पे। तभी नहीं तो इतने सारे हवाई जहाज क्यों अलग अलग टाइम पे लैंड करते हैं, अगर नहीं है तो उनको बताया जाता है कि नहीं अभी आप उड़ते रहिए, यहाँ पे कंजेशन है, और वो अनाउंस भी करते हैं वहाँ फ्लाइट में कि ड्यू टू कंजेशन ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट या लखनऊ एयरपोर्ट अभी हम थोड़ी देर में लैंड करेंगे, तो वो पूरा मूवमेंट लेंगे।
तो ये सारी चीज़ें इसलिए ये पूरा डॉपलर इफेक्ट के थ्रू या माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से इसको यूज़ करते हैं। टेक्टानिक वर्ड समझते हो हैं? हाँ, प्लेट पर जब में तो इस तरह का मतलब कोई भी मूवमेंट जो कि मतलब तरसरी एरा से लगा के आज तक हो रहा है तो टेक्टर से टेक्टानिक या न्यू टेक्टानिक मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ फॉल्ट या कुछ वैसा जनरेट भी हो रहा है तो हम उसको कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर कर लेते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बालकनी का भी इसी तरह काफ़ी सेम चीज़ रिपीट हो रही है। माइनिंग के केस में, माइनिंग में भी सब्सिडेंस होता है। पता चला हुआ क्या कि हमने माइन में नीचे से खदान से वो निकालते गए और एक्चुअली में माइन जब करते हैं, बीइंग ए जियोलॉजिस्ट हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि जहाँ से आप निकाल रहे हैं वहाँ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल डालिए जिससे सब्सिडेंस ना हो, लेकिन ऐसा करता नहीं कोई। माइनिंग एरिया में जाओ, कोल की माइन हो रही है, कोई भी माइन हो रही, वो क्या करते हैं, निकालते तो रहते हैं मटेरियल और, लेकिन कभी उसको फिल नहीं करते हैं। वो कहा कुछ दिन में पूरा सब्सिडेंस हो जाता है। तो एक तरह से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। पता चला वहाँ कोई है। और गाँव में भी होता है, गांव में भी देखो, अगर कोई तुम गांव के रहने वाले वहाँ कभी कभी मिट्टी नहीं निकालते रहते हैं और कभी कभी सुना होगा अखबार में कि वो पूरा तरह निकाल रहे थे दब गए। तो क्या है, अगर कुछ निकाल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट डालिए कि वो धंसे नहीं। तो इस तरह की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आइस फ्लो का हमने बहुत एग्जाम्पल दे चुके हैं। डीएम जनरेशन टेंडम मीन्स वहाँ 1 डे डिफरेंस, ठीक है ना। अब ये इसमें देखो, ये 4 इमेज हैं, इसमें सब्सिडेंस हो रहा है। एग्जाम्पल है लॉस्ट हिल कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल है। फर्स्ट इमेज में तो बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। अब सेकंड में जाइए आप, उधर ऐसा कुछ चेंज सा लग रहा है। इस पे आएंगे तो और चेंज लग रहा है, बट उसमें देखिए पूरा सब्सिडेंस हो गया है। ये 2 ब्लॉक हो गए, एक नीचे चला गया, एक स्टैग्नेट है। तो इस तरह की चीज़ों को माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से आप एसेस कर सकते हैं, मतलब लैब में बैठ के डाटा के थ्रू। डिफ़िकल्टी क्या है इस टेक्नोलॉजी, हमने अपने ओवरव्यू में बताया था कि रडार इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर हर इंस्ट्रूमेंट कॉमनली डोंट ऑपरेट कंटिन्यूसली। दूसरा क्या है कि डाटा जो है बहुत स्पार्स है। माइक्रोवेव सैटेलाइट इन कंपेरिजन टू द विजुअल या ऑप्टिकल बहुत कम है, तो डाटा बहुत कम है। कुछ ही जैसे, और या इसका पुअर कवरेज है। जैसे एसआरटीएम ने डाटा तो किया बट पोलर रीजन का ही नहीं। तो अगर आपको पोलर रीजन में कोई स्टडी करनी हो तो कहाँ से देख सकते डाटा। तो ये टेक्नोलॉजी चूँकि अभी नॉविस है, अभी नई स्टार्ट हुई है, इसमें ये कुछ डिफ़िकल्टी हैं। रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आती है। हमको रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे ना, इस टेक्नोलॉजी में जब रजिस्टर करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ स्लांट रेंज। एग्जैक्टली मैच करने में बहुत मुश्किल आती है, इसलिए ये डिफ़िकल्टी है। चैलेंजेस फॉर वही जो स्टीप स्लोप हमने आपको उसमें दिखाया। अभी हम लेक्चर में अभी बात करते हैं। तो स्टीप स्लोप और वेजिटेशन कवर में क्या है, चूँकि डेंस अगर फॉरेस्ट है तो इस वेरी डिफिकल्ट। एल बैंड से ही हमें कुछ मिल सकता है, अदरवाइज सरफेस जो फॉरेस्ट है उसके नीचे क्या है सरफेस में, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। हाँ, और डाटा का लॉस भी होता है इसमें भी। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको अभी भी साइंस मतलब रिसर्च चल रही है। और इसके बाद अगर इसमें उनको कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी तरह वो मिलेगी तब हमें ये टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड या बहुत ही एक्यूरेट मैपिंग कर पाएंगे। अब हम बस सिर्फ एक एग्जांपल देंगे कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम इसका यूज फ्लड इनंडेशन मैपिंग में कर सकते हैं। हम लोगों ने 98 में गोरखपुर में बाढ़ आई थी, तो हम लोगों ने उस समय तो कोई सैटेलाइट हम लोगों का तो था नहीं, तो हम लोगों ने फ्लड इनंडेशन मैपिंग राप्ती घाघरा में किया था। गोरखपुर में बाढ़ आई हुई थी, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, रिलीफ कमिश्नर, उसने हम लोगों को कहा, हमारे डायरेक्टर को, कि आप हमें बता सकते हैं कि कितने गाँव डूबे हैं या किस किसान का कितना एरिया रकबा डूबा हुआ है। तो उस तरह की मैपिंग के लिए हम लोगों ने एक स्टडी की थी अपने यहाँ, जिसमें ये पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे थे राप्ती घाघरा के। उसमें हमने इतनी थीमेटिक लेयर जनरेट की। सारा कुछ जनरेट करने के बाद में पूरा सैटेलाइट डाटा का यूज़ किया था, रडार सेट। उस समय रडार सेट डाटा एक सीन 1 लाख का आता था। यू कैन इमेजिन उस 98 में
1 लाख का एक सीन आ रहा था, कितना महंगा डाटा था। आज वही सीन, उतने बड़ा सीन हम लोग जो है 3200-3500 में अपने इंडिजिनस सेटेलाइट से लाते हैं। तो उस समय मतलब सेटेलाइट डाटा वहाँ से मंगाना वो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। बट चूँकि बीइंग ए रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, हम लोगों की वो थी कि गवर्नमेंट ने कहा है तो बताना तो पड़ेगा। तो हम लोगों ने वहाँ से डाटा रिक्वायर किया, फिर पूरे साइंटिस्टों को, बहुत सारे साइंटिस्टों को इन्वॉल्व किया गया कि जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि बताना था। और फिर GIS की इंटीग्रेशन से हमने जो मैप बनाए, और मैप से पूरा, ये देखिए रडार सेट का इमेज है, जितना ब्लैक पोर्शन है इसका अंदर इनंडेटेड है, ठीक है ना। और इनंडेटेड के बाद में ये पूरा घाघरा और राप्ती के बीच का है। और इसमें हमने क्या किया, जो कैडेस्ट्रल मैप है, जो लेखपाल का मैप जिसको कैडेस्ट्रल मैप बोलते हैं, तो उसको सुपर इम्पोज किया यूजिंग GIS टेक्नोलॉजी। और देखिए जितना भी खेत जिसको कहते हैं ना, हर एक को पूरा मैप कर दिया। मैप करने के बाद में उन्हीं से डाटा लिया कि बताइए कि किस किसान का क्या, तो किसान की वो इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट डाटा, उसके बेस पे हमने बताया कि इस किसान का इतना ही रकबा डूबा है। होता क्या है कि अगर रिलीफ कमिश्नर लोग या गांव अक्सर होता है, तहसीलदार या जो लोग होते हैं, किसी को कुछ इन्फ्लुएंशियल है उसको ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, बट इसके बेस पे उनको एक्यूरेट बताया गया था। आजकल ये प्रैक्टिस में है, पहले नहीं था। पहले तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने, और उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे गवर्नमेंट को बताया था। धन्यवाद।